हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। दोस्तों, मेरा नाम है अनुपमा और मैं आपसे जुड़ रही हूँ रेलवे पीवाईक्यू सीरीज के साथ। आपको पता है कि हम आरपीएफ एसआई 2024 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और साथ में आरआरबी जेई का। तो इन दो एग्जाम्स के सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। कल के सेशन में हमने बुक्स एंड ऑथर को बड़ी आसानी से ट्रिक के साथ रिलेट करके याद किया था। आप आज देखने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर थोड़ा सा लंबा क्लास हो सकता है क्योंकि लगभग डबल क्वेश्चन है उससे, है ना। तो परेशानी होना है, जैसे हमने कल रिलेट करके याद किया था एक एक फैक्ट को, वैसे ही हम सारी चीजों को याद करने वाले हैं और ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सेंसस भी देख लीजिएगा, सेंसस भी हमारा कवर हो चुका है, ठीक है, मतलब सर ने करवाया है। देखिए, आगे कंटिन्यू करें उससे पहले आपको बता दूं कि आपके समक्ष क्वेश्चंस कवर करने वाली है आर्ट एंड कल्चर की। इसकी पीडीएफ टॉप ट्रेंडिंग जी के ऐप में नोट्स वाले सेक्शन में फ्री में मिल जाएगी और बाकी आप ये पूरी ई बुक ले सकते हो। टॉप ट्रेंडिंग जी के ऐप पर आपके अवेलेबल है ई बुक वाले सेक्शन में सभी 841 क्वेश्चन चैप्टर वाइज रेलवे एग्जाम्स की। साथ ही जो ग्रुप डी 2024-25 एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अधूरी है। 50% तैयारी मॉक टेस्ट से कंप्लीट होती है, तो टेस्ट बुक पास प्रो आप ज्वाइन कर सकते हो। 18 मंथ वाला पास प्रो काफी किफायती है। यहाँ पर आपको टीटीजी के कूपन कोड यूज करना है, ये अतिरिक्त डिस्काउंट का आपको फायदा मिल जाएगा। और इसमें ग्रुप डी के सारे मॉक टेस्ट हैं, इससे पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं एनटीपीसी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यानी एक ही पास प्रो में जितने भी एग्जाम्स रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस इंडिया में होते हैं, सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सहित यहाँ पर मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कीजिएगा। इनका एक नया फीचर है पास प्रो मैक्स लेना चाहते हो, जिसमें स्टडी नोट्स और आपका डाउट समाधान एआई के माध्यम से होता है, वो भी आप देख सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस वगैरह से ज्यादा बिल्डिंग वगैरह से पूछा गया है। जैसे यहाँ पे आपको या फिर स्पेस प्लेस से भी पूछा गया है और साथ में आपका जो शास्त्रीय संगीत है उससे बड़ा ही सवाल इंपॉर्टेंट बना है, बहुत सारे बने हैं। तो अगर आप सिर्फ एक टॉपिक शास्त्रीय संगीत पढ़ के गए होते तो बहुत सारा सवाल आप सॉल्व करके आते, ठीक है। तो मतलब लगभग हर सब्जेक्ट में, मतलब हर शिफ्ट में आपको एक सवाल मिल जाता, ऐसा, ठीक है। तो उसमें उसमें मैं आपको घराना वगैरह थोड़ा-सा याद करवाने की कोशिश करूँगी। देखिएगा, बहुत आसानी से आपको याद होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लीजिएगा। हमारा ऐप भी आ चुका है तो उसको भी डाउनलोड कीजिएगा। 5 से 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम आसानी से कवर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के केरल राज्य के कोच्चि शहर में बोलगट्टी पैलेस डैश स्थापत्य शैली में बनाया गया है। थोड़ा-सा डिटेल अगर आपको इसका पता होता तो ये बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेते, मतलब इसका आंसर कर लेते। ये जो बोलगट्टी पैलेस है ना, डच व्यापारियों के द्वारा 1774 में बनवाया गया था। 1700 सॉरी 44 में, 1744 में आपका डच व्यापारी के द्वारा, डच व्यापारी, डच व्यापारियों के द्वारा बनवाया गया था। तो आप बताइए, डच व्यापारी बनाएंगे तो उसकी शैली क्या होगी? उसकी स्थापत्य शैली भी डच हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका डच, ठीक है। बोलगट्टी पैलेस। अब आपसे कभी ऐसा सवाल पूछ लेगा कि बोलगट्टी पैलेस कहाँ है, तो कोची, केरल। कोची, केरल। किसने बनवाया था? तो डच व्यापारियों के द्वारा बनवाया गया था और 1744 में बनवाया गया है इसको, ठीक है। इसका थोड़ा सा डिटेल भी आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। बुलगट्टी पैलेस कोची केरल में 1744 में डच व्यापारियों के द्वारा बनवाया गया है और इसकी शैली भी जो है वो आपकी डच शैली ही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित असाधारण संगीतकारों में से कौन औपचारिक स्कूली शिक्षा पूरी करने में असमर्थ था, जो एक संगीत प्रतिभा और नव प्रवर्तन के रूप में उभरा, जिन्हें त्रिमुखी, याद रखिएगा त्रिमुखी, पंचमुखी, यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा अलग दिखे, है ना। यहाँ पे देखिए, त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी रागों का आविष्कार करने का श्रेय मिला है। आपको राग से सवाल मिल गया ना, जब आप संगीत पढ़ेंगे, शास्त्रीय संगीत, तभी उसमें ये सब आप पढ़ पाएंगे। तो याद रखिएगा, त्रिमुखी, पंचमुखी, त्रिमुखी। देखिए, याद करने का बस एक तरीका यही नहीं होता है, कुछ सवाल आपको डिटेल में याद हो जाएगा। जैसे इसका आप डिटेल देख लिए तो एक बार आपके माइंड में बन जाएगा कि क्या इसका आंसर रहने वाला है। फिर एक बार इसको देख लेंगे। अब त्रिमुखी है तो बस आप पढ़िए मत, त्रिमुखी ऐसे, त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, है ना, और नौमुखी। 3 आप देखिए सारे ऑड नंबर है, 3, 5, इसको 3 करिए, 5 कीजिए, उसके बाद क्या है 7, एक-एक गैप करके है। 3 के बाद 4 गैप है, यहाँ पे 6 गैप है, यहाँ पे 7 के बाद 9 गैप है। तो 3, 5, 7, 9 ऐसे।
रिलेशन मतलब ट्रिक का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ हम ऐसा बना के याद करें। ऐसे भी जैसे वो आसानी से याद हो उसी को तो ट्रिक कहते हैं। ट्रिक मीन्स क्या होता है? धोखा। बस धोखे से तो याद कर रहे हैं हम। तो त्रिमुखी के बजाय आप कर लीजिए 3, 5, 7, 9। इन रागों का आविष्कार करने का श्रेय किसको दिया जाता है? एम बाल मुरली कृष्ण को। एम बाल मुरली कृष्ण आपका सी सही आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने किस किस राग का आविष्कार किया है? 3 का, 5 का, 7 का, 9 का। 3, 5, 7, 9 एक बार कमेंट में लिख दीजिए। कमेंट में लिखते चलिए, ये भी याद करने का, रिवीजन करने का बढ़िया तरीका होता है। एक बार लिखते चलिए और इनको शॉर्ट में लिख दीजिएगा, बाल मुरली कृष्ण या फिर कृष्ण भी लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगी। ठीक है, ये कहाँ के थे? तो आंध्र प्रदेश के थे, है ना। और कर्नाटका संगीत से जुड़े हुए थे। किससे? कर्नाटिक, कर्नाटिक कहते हैं। कर्नाटिक, कर्नाटिक संगीत, कर्नाटिक संगीत के लिए प्रसिद्ध गायक थे। ठीक है, कर्नाटिक संगीत से ये जुड़े हुए थे। तो बाल मुरली कृष्ण 3 राग का, सॉरी 4 राग का आविष्कार किए। 4 राग, लेकिन शुरू कहां से हो रहा है? 3, 5, 7, 9। अब बताइए, आप भूलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एक बार देख लीजिए, यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ होगा, आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं इससे भी। तो एम बाल मुरली कृष्ण आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश से थे। विशेष रूप से कर्नाटक गायक के रूप में जाने जाते हैं। संगीतकार भी थे, पार्श्व गायक भी थे। ठीक है, संगीतकार भी थे, पार्श्व गायक थे, लेकिन विशेष रूप से ये कर्नाटक गायक के रूप में जाने जाते हैं। आप देखेंगे कि जो हमारा शास्त्रीय संगीत है उसको 2 भाग में बांटा गया है, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक, है ना। अगले क्वेश्चन में हम यहाँ पे देख लेंगे डिटेल में। चलिए, तीसरा क्वेश्चन, पल्लवी, अनुपल्लवी और मुक्ताई स्वर जिन्हें सामूहिक रूप से पूर्वांग के नाम से जाना जाता है, किस कर्नाटक संगीत शैली से संबंधित है? पल्लवी, अनुपल्लवी, पल्लवी, अनुपल्लवी और मुक्ताई स्वर जिन्हें सामूहिक रूप से पूर्वांग के नाम से जाना जाता है, इन तीनों को मिला के सामूहिक रूप से पूर्वांग के नाम से जाना जाता है। तो किस कर्नाटक संगीत शैली से जुड़ी हुई है? किस कर्नाटक संगीत शैली से जुड़ी हुई है? तो ये वर्णम से, कर्नाटक संगीत की ये वर्णम शैली से जुड़ी हुई है, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका 2 सवाल निकल रहा है। एक तो पूर्वांग पूछ लेगा कभी, कि निम्न में से पूर्वा, ऐसे पूछ लेगा कि पूर्वांग डैश कहते हैं, और ये 2 लिख देगा। पल्लवी, अनुपल्लवी रहेगा, एक मान लीजिए मुक्ताई स्वर आपको गैप कर देगा, है ना, मुक्ताई जो है गैप कर देगा, या फिर इन 3 में से कोई 2 देगा, 1 छोड़ देगा, या फिर ऐसे में पूछ लेगा कि 4 कोई और स्वर होगा और पूछ ले एक इसमें से होगा, है ना, पल्लवी, अनुपल्लवी या फिर मुक्ताई में से। पूछ लेगा कि इनमें से कौन पूर्वांग का पार्ट है, या हाँ, कौन-सा पूर्वांग का पार्ट है? तो ऐसे भी पूछ लेगा आपसे, ठीक है? तो पल्लवी, अनुपल्लवी, मुक्ताई स्वर जिसे सामूहिक रूप से पूर्वांग के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक संगीत शैली से संबंधित है। चलिए इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं, ये बड़ा संगीत संगीत आएगा आपको। और जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि एक क्वेश्चन की जो डिटेल पढ़ेंगे ना, उसी से आगे पूछा हुआ है सवाल। तो जैसे पीवाईक्यू जब एग्जाम शुरू होता है तो हम हर शिफ्ट का एनालिसिस देखते हैं ना, तो अगर बढ़िया से एनालिसिस करवाया जाए तो आप देखेंगे कि आगे के शिफ्ट में उसे सवाल पूछा गया है। तो जब एक ही साथ एक ही एग्जाम शुरू हो रहा है, जब 2024 में ये एग्जाम हो रहा था, तभी जब सवाल रिपीट किया जा रहा था, किसी पहले शिफ्ट का सवाल, उसके डिटेल से, उसके डिस्क्रिप्शन से आगे सवाल पूछा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अब एग्जाम होगा तो उससे नहीं पूछा जाएगा? जब उसी एग्जाम में पूछा गया है किसी पिछले शिफ्ट के डिस्क्रिप्शन से सवाल, तो अभी भी पूछना जायज है ना? तो आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है और मैं याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियां हैं, यानी कि 2 प्रकार में हम इसको 2 भाग में बांटते हैं। जैसे कि संगीत नाटक अकादमी जो है हमारे, संगीत नाटक अकादमी, नाटक अकादमी, ये 8 प्रकार की जो शास्त्रीय नृत्य है, कितनी है? इनके अनुसार शास्त्रीय नृत्य को 8 भाग, मतलब 8 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में डाला है। इसी तरीके से जो शास्त्रीय संगीत है, इसको 2 भाग में हम बांटते हैं, यानी कि इसकी 2 पद्धतियां हैं। एक हिंदुस्तानी शैली है और एक कर्नाटक शैली है। ठीक है, अब जब हिंदुस्तानी और कर्नाटक 2 ही प्रकार है, कर्नाटक इंग्लिश में आप देखेंगे कि कर्नाटिक लिखा रहता है। ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटिक, तो उससे गड़बड़ मत होइएगा। ठीक है, अच्छा, देखेंगे कि बस हिंदुस्तानी और कर्नाटिक 2 ही शैली है इसकी, तो हम क्या करेंगे कि किसी एक को बढ़िया से याद कर लेंगे। इसमें मैं वही आपको करवाने वाली हूँ, जो रिलेट करके, मतलब ट्रिक के साथ जो याद करवाने वाली हूँ, मैं हिंदुस्तानी शैली को बढ़िया से याद करवा दूंगी, इसके सारे फैक्ट को, तो बस आप एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि ये 2 ही है और आप देखेंगे भर-भर के सवाल पूछे हुए हैं, है ना? तो हिंदुस्तानी शैली है और कर्नाटिक शैली है। कर्नाटिक शैली जो है दक्षिण भारत की है, तो इसमें कर्नाटक वाला क्षेत्र,
आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, तमिलनाडु और केरल वाला क्षेत्र आता है। अभी मैं थोड़ा-सा एक मैप के साथ बता रही हूँ आपको, मतलब ड्रॉ करके तमिलनाडु और केरल वाला। जैसे आप देखेंगे, बस याद रखिए कि जो कर्नाटक है, कहाँ पड़ता है? दक्षिण भारत में ना, तो कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, यहाँ पे आपका तमिलनाडु हो जाएगा और आपका आंध्र प्रदेश। मतलब ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है दक्षिण वाला, ये किसके लिए जाना जाता है? कर्नाटिक। कर्नाटिक संगीत। खत्म बात, है ना? हम यहाँ पे याद करने वाले हैं हिंदुस्तानी शैली को, और हिंदुस्तानी शैली को याद करेंगे तो बाकी आपका एलिमिनेट करके आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो 4 आप राज्य यहाँ पे पढ़े, ये तो कर्नाटिक शैली का प्रैक्टिस करता है, मतलब यहाँ पे प्रचलन है इसका। ठीक है, यहीं तक सीमित है। आप देखेंगे कि जो हिंदुस्तानी शैली है, इसका क्षेत्र का विस्तार काफी ज्यादा है। शेष देश के शास्त्रीय संगीत का नाम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। ठीक है, चलिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रमुख शैलियां। जो हिंदुस्तानी संगीत है, इसकी कौन कौन सी शैलियां हैं? देखिए, यहाँ पे ध्रुपद है, चतुरंगा है, ख्याल है, तराना है, सरगम है, ठुमरी है, राग सागर है, होरी है, धमार है और टप्पा है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है, मैं आपको 5 से 6 याद करवा के भेजूंगी अभी। देखिए, हिंदुस्तानी है ना, तो हम क्या है? हिंदुस्तानी, और हमारा कहते हैं ना दिल है हिंदुस्तानी, तो ठीक है, दिल है हिंदुस्तानी, तो हम क्या करेंगे? तराना हम किसका गाते हैं? हिंदुस्तान का। हमारे ख्याल कैसे होते हैं? हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तानी ख्याल होगा, है ना? हम पाकिस्तान, मतलब जिस देश में रहेंगे हमारा ख्याल कैसा रहेगा, मतलब ऐसे सोचिए कि हमारा सोच कैसा रहेगा, हमारा मूड कैसा रहेगा, हिंदुस्तानी ही तो रहेगा ना। हम हिंदुस्तानी है तो हमारा ख्याल कैसा होगा? बिल्कुल हिंदुस्तानी होगा। हमारा तराना कैसे होगा? तराना, तो हमारा तराना भी होगा हिंदुस्तानी। हम सरगम कैसा गाएंगे? तो हिंदुस्तानी सरगम ही गाएंगे। और ठुमका जो लगाएगा, तो जैसे होता है ना दक्षिण भारत का कोई गाना है, मतलब दक्षिण भारत का कोई नृत्य है ना, शास्त्रीय नृत्य में ही आप देख रहे हैं, भाई हिंदुस्तान में रह के कोई ठुमका भी लगाएगा तो हिंदुस्तानी ठुमका ही तो लगाएगा ना। तो आप हिंदुस्तान के साथ रिलेट कर करके इसमें से 5-6 याद कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारा राग जो है वो भी हिंदुस्तानी होगा, तराना हमारा हिंदुस्तानी होगा। हम दिमाग से, यानी कि हम अपने ख्याल से कैसे होंगे? हिंदुस्तानी होंगे। ठीक है, हमारा सरगम भी कैसा होगा? हिंदुस्तानी होगा। अच्छा, हम हिंदुस्तान वाले चतुर हैं कि बेवकूफ हैं? बिल्कुल चतुर हैं भाई हम, बेवकूफ तो है नहीं। बेवकूफ होते तो आपको समझ आ रहा है जो हमारे आसपास की जो छोटी छोटी कंट्री हैं उनको हम कैसे लीड करते हैं। तो हम चतुर भी हैं, ठीक है। और धमार, यानी कि धमाल, धमाल से याद कीजिए, हमारे यहाँ धमाल फिल्म आती है ना, धमाल, धमाल फिल्म है ना, तो धमाल हो गया। ठीक है, होरी को कर लीजिए होली, होरी क्या हो गया? ये आपके लिए होली हो गया। तो हम हिंदुस्तान वाले होली तो खेलते ही हैं। ठीक है, बस एक टप्पा याद कर लीजिएगा, टप्पा याद कर लीजिएगा। और मान लीजिए 1-2 इसमें से भूल गए, ये जैसे ध्रुपद है, ध्रुपद है, कई बार पूछा हुआ है, आगे आपको सवाल भी मिलेगा ध्रुपद से। तो एक ध्रुपद को भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ का है? हिंदुस्तानी है। ठीक है, चलिए, तो हम कैसे हैं? हिंदुस्तान वाले कैसे होते हैं? भाई बिल्कुल चतुर है, हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता। चाइना इतना कोशिश करता है लेकिन हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। तो हिंदुस्तान वाले कैसे हैं? चतुर हैं। ठीक है, धमाल करते हैं, होली भी खेलते हैं। हमारा ख्याल कैसा है? हम सोचते कैसा है? हमारा ख्याल है वो बिल्कुल, देखिए इसके मीनिंग कुछ और हो सकते हैं, लेकिन हम रिलेट कर रहे हैं जिस शब्द से आप भली भांति परिचित है। हमारा ख्याल, हमारा सोच, इससे तो आप हर कोई मतलब परिचित है ना। तो हमारा ख्याल भी होगा हिंदुस्तानी, हमारा तराना कैसा होगा? हिंदुस्तानी, हमारा सरगम कैसा होगा? हिंदुस्तानी, हमारा ठुमका कैसा होगा? ठुमरी को ठुमका कर लीजिए, हो गया। हमारा राग भी हिंदुस्तानी होगा। हम इंग्लिश गाना जैसा तो हमारा, हमारे गाने का राग नहीं होता है। बस हो गया। देखिए, आपको 10 में मुझे लग रहा है कि 7-8 याद करवा दी। अब बिना देखे जैसे ही हम दूसरे पेज पे चलेंगे ना, आप एक बार इसका कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पे देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख घराने। अब घराने से भी सवाल पूछे हुए हैं, तो एक बार यहाँ पे कंप्लीट हम रिवीजन कर लेंगे, फिर आगे सवाल आएगा तो आप बड़ी आसानी से आंसर कर पाएंगे। देखिए, एक ग्वालियर घराना है, इसको भी मैं याद करवाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने ट्रिक नहीं बताया, बस एक रिलेट करने का आपको तरीका बता दिया, बस आप वैसे याद कर लेंगे। ऐसे ही देखिए, यहाँ पे भारतीय और शास्त्रीय संगीत के कुछ प्रमुख घराने हैं, जैसे ग्वालियर घराना, ठीक है। भारतीय और शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना ख्याल इसको माना जाए, घराना, ये घराना माना जाता है ना, ख्याल घराना माना जाता है, ख्याल घराना माना जाता है सबसे पुराना ग्वालियर को। तो ग्वालियर घराना जो है भारत का सबसे, मतलब भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना ख्याल घराना माना जाता है। अच्छा, आगरा घराना हो गया। किराना घराना, किराना घराना का प्रवर्तक जो है उस्ताद अब्दुल करीम खान को माना जाता है। ये थोड़ा सा पीडीएफ में आगे पीछे हो गया है। तो किराना घराना क्या हो गया? किराना घराना, ठीक है। जयपुर घराना, दिल्ली घराना, पटियाला घराना, रामपुर सहस वाहन
घराना और एक सेनिया घराना। ये 8 घराना है ना? अब हम 8 घराने नहीं याद करने वाले हैं अभी। मैं आपको बोल रही हूँ कि बस आप शहर का नाम याद कर लो। जो-जो शहर है ना, आप यहाँ से बस शहर का नाम याद कर लीजिए, आपका 6-7 कंप्लीट हो जाएगा। आप ग्वालियर शहर सुने होंगे, आगरा सुने होंगे, है ना? आप किराना सामान लाने जाते हैं कि नहीं? है ना? किराना सामान लाने जाते हैं ना, तो ये तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक घराने में से आता है। तो हम आगरा को जानते हैं, जयपुर को जानते हैं, दिल्ली को जानते हैं, पटियाला पैग लगा के या फिर पटियाला शूट भी होता है, तो आप ये सब टर्म जानते हैं, तो बस एक बार कमेंट कर दीजिए, एक बार लिख दीजिए कहीं पे, बस हो जाएगा आपका, है ना? तो बताइए, ये शहर का नाम या फिर जिन शब्द को जानते हैं ना, उस शब्द को एक बार याद कर लीजिए, एक बार लिख दीजिए, बस हो गया आपका। ग्वालियर हो गया, आगरा शहर को जानते हैं आप, है ना? किराना सामान लाने इन्हीं शहर में से किसी में आप जाएँगे एक, है ना? बहुत सारा लाना हो तो। जयपुर हो गया शहर, दिल्ली शहर हो गया, पटियाला पैग लगा के तो वो आपको याद ही रहेगा। बस एक सेनिया और रामपुर सहसवान घराना। इस सेनिया को भी कर लेंगे आप सेनिया को सोनिया, सोनिया गांधी किस घराने से आती हैं? मतलब किस खानदान से आती हैं? तो गांधी, है ना? बस खत्म। चलिए, यहाँ पे घराना, वंश या प्रसिद्ध छूटा मतलब घराना किसको कहते हैं? सबसे पहले एक जब हम कोई भी इसमें आप टर्म देखेंगे शास्त्रीय संगीत में, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये घराना होता क्या है। देखिए, जैसे राग आपने सुना कि कौन-कौन सा राग है राग भैरवी वगैरह सुना है ना? तो राग का मतलब होता है कि किसी शब्द को कितना उच्चारण करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई पढ़ रहा है गायत्री मंत्र तो वो कर रहा है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम ऐसे पढ़ दिया, है ना? पूरा जल्दी पढ़ दिया। लेकिन इसके पढ़ने का जो तरीका है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम मतलब किस शब्द का कैसे उच्चारण करना है, कितना ऊंचाई तक ले जाना है, कितना नीचे ले जाना है, कितना टाइम देना है, कैसे उच्चारण करना है, वही तो राग है ना? ऐसे ही एक आपको दिक्कत होता है कि घराना क्या होता है? घराना मतलब किसी पार्टिकुलर संगीत का कहाँ से उत्पत्ति हुआ है। मान लीजिए कि एक घर के लोग एक जैसे होते हैं ना, आप आप अपने घर के हैं और आपके मतलब बहुत सारी चीज़ें आपका और आपके घर के बहुत सारे बच्चों का या बहुत सारे लोगों का एक जैसा मिलता होगा। तो घराना का मतलब वही है कि एक तरह के म्यूज़िक का प्रैक्टिस करने वाले लोग घराना कहलाते हैं, है ना? घराना कहते हैं उसी को। यहाँ देखेंगे कि ये जो घराना है, घर शब्द से बना है। घर जो उर्दू और हिंदी शब्द है। हिंदी उर्दू शब्द है घर, इसका मतलब क्या होता है? परिवार या घर होता है। ठीक है? यहाँ पे भी आप देखेंगे कि अनुपादन संगीत यहाँ पे डेफिनिशन दिया हुआ है जो आपको मोटा-मोटी समझा दी। एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना? अच्छा, सामान्यतः उस स्थान को घर जो है, सामान्यतः उस स्थान को इंगित करता है जहाँ से संगीतात्मक विचारधारा उत्पन्न हुई है। ठीक है? जहाँ से उत्पन्न हुई है मतलब उत्पत्ति को बताई है ना? उत्पत्ति हुई है। जैसे आप घर कहते हैं ना, तो घर से ही तो आपकी उत्पत्ति हुई है, तो बस सिंपल हो गया। घराने व्यापक संगीत शास्त्रीय विचारधारा को दर्शाते हैं और इनमें एक शैली से दूसरी शैली में फ़र्क होता है। मतलब जैसे आपके घर और दूसरे घर के परवरिश में फ़र्क होगा ना, तो बस वही समझ लीजिए कि एक घराना दूसरे घराने की जो शैली होती है गाने की, उसमें फ़र्क होता है। थोड़ा बहुत, थोड़ा ही अंतर दिखेगा लेकिन दिखेगा। ठीक है? चलिए, अब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायन के लिए प्रसिद्ध घरानों में से निम्न घराने शामिल हैं। जैसे आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत के घराने, तो एक बार शास्त्रीय संगीत के घराने बता दीजिए कौन-कौन से आपने पढ़े थे? जयपुर पढ़ा था आपने, दिल्ली पढ़ा था आपने, किराना पढ़ा था आपने, पटियाला पढ़ा था आपने और बताइए एक सेनिया पढ़ा था, सोनिया गांधी के खानदान से मतलब सोनिया गांधी किस खानदान से हैं हम ऐसे रिलेट किए थे, है ना? जयपुर पढ़ा था। मोटा-मोटी तो आपको याद हो गया। चलिए। अब यहाँ पे हिंदुस्तानी को हम जोड़ लेते हैं थोड़ा हिंदुस्तान में आप आगरा शहर जानते ही हैं, ग्वालियर शहर जानते ही हैं, इंदौर जानते हैं, जयपुर जानते हैं, किराना और पटियाला। ये सारे वही शब्द मैं आपको याद करवाई जो कि हिंदुस्तानी है। तो बस हिंदुस्तानी को याद कर लीजिए और जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटिक। तो कभी आपसे पूछे कि इनमें से कौन-सा कर्नाटिक घराने से है? कर्नाटिक संगीत घराने से है। तो बस आप बता देंगे। हिंदुस्तान वाला एलिमिनेट कर लीजिएगा, बाकी जो बचा आपका हो जाएगा। आंसर ठीक है चलिए शास्त्रीय संगीत के कुछ प्रमुख घराने और उनसे जुड़े कलाकार अब कलाकार से भी पूछे जाते हैं और वो किस घराने से रिलेटेड हैं ये एसएससी में सवाल पूछा जाता है साथ में मतलब एक ट्रेंड है मुश्किल सवाल यहाँ से बनते हैं इसी वजह से एसएससी में भी पूछे जाएंगे और रेलवे में भी पूछे जाते हैं तो यहाँ पे आपको घराने और उनसे जुड़े कलाकार देखने को मिलेंगे जैसे ग्वालियर घराना अब बताइए अब एक एक देखते जाइए और आप बताते जाइए कि ये कर्नाटिक है या फिर आपका हिंदुस्तानी है बताइए ग्वालियर आपने कहाँ पढ़ा था हिंदुस्तान है ना? बस एज लिख दे रही हूँ। हिंदुस्तान ठीक है? तो ग्वालियर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना ख्याल घराना इसको माना जाता है ग्वालियर घराना को पहले भी हम देखे हैं मियां तानसेन इस घराने से जुड़े प्रसिद्ध गायक थे तो मियां तानसेन आपसे कभी पूछ लेगा कि मियां तानसेन किस घराने से जुड़े हुए थे तो ग्वालियर घराना कैसा है
हिंदुस्तानी घराना है। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आगरा भी पढ़ा था, ये भी आपका हो गया हिंदुस्तानी। याद हो रहा है कि नहीं एक बार बताइएगा, और इसी तरीके से सेशन को कंटिन्यू किया जाए या फिर बस डिटेल बताया जाए, बताइएगा। आगरा घराना कठोर प्रशिक्षण और जटिल रागों के लिए जाना जाता है। उस्ताद फैयाज खान और विलायत हुसैन खान इस घराने से जुड़े प्रसिद्ध गायक हैं। कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन का नाम मैं आपको बड़ी मतलब आसान ट्रिक के साथ याद कराऊंगी, ऐसे ही कोरिलेट करके, है ना। तो आगरा बताइए हिंदुस्तानी घराना है, और इससे जुड़े प्रमुख कलाकार कौन है? विलायत हुसैन खान, उस्ताद फैयाज खान। ठीक है, चलिए। पटियाला घराना बताइए ये कौन सा है? एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि पटियाला घराना जो है ये हिंदुस्तानी है या फिर कर्नाटक। चलिए, ये हिंदुस्तानी है या फिर कर्नाटक है, बताइए हिंदुस्तानी या कर्नाटक, आपके लिए ये सवाल है, कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए। बड़े फतेह फतेह अली खान, ये बड़े नहीं होगा, फतेह अली खान, फतेह अली खान हो गए, और अली बख्श खान, ये शुरुआत किए थे इसकी। तो पटियाला घराना की शुरुआत किसने करी थी? तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है सारे में, आप देख लीजिएगा कि जिससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको वीवीआई कर लीजिएगा सारे घराने से। अब हिंदुस्तानी घराने में ये भी है हिंदुस्तानी आपका, है ना। अब तक आंसर आप दे दिए होंगे। तो हिंदुस्तानी घराने में ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत किसने करी थी? फतेह अली खान और अली बख्श खान। आपसे पूछ लेगा कि फतेह अली खान किस घराने की शुरुआत किए थे, ठीक है, या फिर पटियाला घराना की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बड़े गुलाम अली खान जो है ये, अच्छा, बड़े गुलाम अली खान साहब इस घराने के सबसे प्रसिद्ध ये थे, आपके क्या कहते हैं, संगीतकार थे। ठीक है, चलिए। अब वाद्य यंत्र के प्रकार, ये भी बड़ी आसानी से आप याद कर लेंगे। कई बार एसएससी में पूछा हुआ है, रेलवे में भी पूछा हुआ है कि कोई पार्टिकुलर वाद्य यंत्र दे देगा, बोलेगा कि ये किस तरह का है। कुछ होता है जिसको ऐसे पीट के बजाते हैं, कुछ होता है कि हाथ से पीटते हैं, और कुछ है कि उस यंत्र को ही पीटते हैं, जैसे झाल है उसको आपस में ही पीटते हैं, ढोलक को आपस में नहीं पीटते, आप हाथ से उस पर ढप ढप मारते हैं। फिर कुछ होता है जिसको फूंक के हवा से बजाते हैं, कुछ होता है जिसके स्ट्रिंग को खींच के बजाते हैं। तो इसी टाइप से मतलब इसी से कैटेगरी में बांटा गया है इसको। यहाँ पे देखिए टाट हिंदी में लिखा रहेगा, टाट वाद्य यंत्र, हिंदी भी याद करना है। कभी ना हिंदी को ही ऐसे लिख देगा आपका रोमन में, है ना। तो टाट वाद्य यंत्र या फिर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के उदाहरण है सितार, वीणा, तंबूरा। इसमें स्ट्रिंग को इस मतलब स्ट्रिंग के साथ खींच मतलब छेड़छाड़ करके बजाया जाता है। ठीक है, सुशीर, सुशीर का मतलब क्या होगा? वायु वाद्य यंत्र। तो सुशीर या फिर वायु लिखा रहेगा, तो वायु वाद्य यंत्र जो है मतलब हवा से फूंक के जिसको बजाया जाता है। तो बांसुरी पता ही है आपको, शहनाई, ये सब आप देखते हैं तो बजा देंगे, मतलब बता देंगे। और ये हो गया किसी की पुंगी बजा के, तो पुंगी कैसे बजेगा? हवा से बजेगा। ठीक है, चलिए। अवनद वाद्य यंत्र या फिर टक्कर वाद्य यंत्र, टक्कर मार के करते हैं, जैसे ढोल है उस पर ढप 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 पीटते हैं। ठीक है, तबला हो गया, कांगो और मृदंग, कांगो मृदंग। देखिए, अब ये मृदंग, ढोल संग मृदंग बाजे, तो ढोल जिसमें आएगा उसमें मृदंग, वो है ना, कौन सा गाना है, बाजे ढोल संग मृदंग बाजे या दंग बाजे, कुछ करती है वो, उसका क्या नाम है, दीपिका पादुकोण का गाना है। तो कहीं भी आपको ढोल और मृदंग सुनाई दे, ढोल और मृदंग आप बहुत सारे गाने में सुने होंगे, तो ढोल और मृदंग दोनों ही एक ही कैटेगरी में आ जाएगा। हो गया। अब तबला भी जानते हैं, तबला देखते हैं तो वो याद ही रहेगा, बस एक कांगो यहाँ पे आपको याद करना पड़ सकता है। एक देखिए, जो चौथा कैटेगरी है, घना वाद्य यंत्र या फिर ठोस वाद्य यंत्र, इसको आपस में ही ढप ढप पीटते हैं, मतलब, है ना। तो एक घुंघरू हो जाएगा, घुंघरू भी आपस में रगड़ खा के बजता है। घाटम हो जाएगा, मंजीरा हो जाएगा, और जल तरंग हो जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पे अपना। तीन प्रश्न, ये मत सोचेगा कि ये तीसरे प्रश्न का तो इतना एक्सप्लेनेशन हो गया। ये इसलिए बता दी, मोटा मोटी लगभग सारा चीज बता दी इसमें, क्योंकि अब यहाँ से आप एक बार पढ़ लिए ना, तो आगे बहुत सारे सवाल मिलेंगे, आप आसानी से आंसर कर लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन का इतना लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न है कि गोवा में बेसिलिका ऑफ बोम जीसस के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर निम्नलिखित में से किस स्थान से लाया गया था? जयपुर से, गया से, बसीन से, या फिर हमीरपुर से? तो कहां से लाया गया था? बसीन से, बसीन से। बसीन, देखिए देखिए, बसीन और बेसिलिका, ब से आपको हिंट मिल गया कि नहीं? ऐसे हो सकता है कि आपका ध्यान नहीं जाता, तो मैं ये सारा रिसर्च करके आती हूँ कि कैसे कैसे याद किया जाएगा। तो गोवा में जो बेसिलिका है ना, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, तो बेसिलिका बेसिन से, बसिन से बना हुआ है, बेसिलिका बसिन से बना हुआ है। ठीक है, चलिए।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झूरी नृत्य के लिए जाना जाता है जो झूमर से जुड़ा हुआ है? इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही गाते और नृत्य करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। कुछ ऐसा दे देगा आपको नृत्य और पूछेगा कि इसमें सिर्फ महिलाएं कौन करती है या फिर पुरुष और महिला दोनों शामिल होती हैं, तो कौन सा नृत्य है ऐसे करके। तो याद रखिएगा झूरी नृत्य जो है उसमें पुरुष और महिला दोनों ही पार्टिसिपेट करती हैं, हिस्सा लेती हैं। ठीक है, अब देखिए झूरी को कैसे याद करेंगे। इसका हिमाचल प्रदेश तो आपको आंसर पता चल गया। झूरी है ना, ये थोड़ा सा अपनी प्रेमिका के लिए गाया जाता है ना। अच्छा, कैसे याद रखेंगे, ये जो झूरी है ना, झूरी हिमाचल, माँ दिख रही है आपको। झूरी कब आता है, जैसे फेस पे झूरी होता है वो कब आता है, माँ की उम्र में जैसे होता है आदमी, माँ का उम्र कहने का मतलब कि थोड़ा एज हो जाता है उसके बाद ही तो झूरी आता है। किसी बच्चे में आप देखेंगे उसके फेस पे झूरी आता हुआ, बस कितना सिंपल है ना। झूरी किस पे दिखेगा आपको, माँ। पूरे राज्य में आपको यहाँ से एक माँ निकल पाएगी, एक औरत निकल पाएगी, तो यहाँ से आपको हिंट मिल गया कि झूरी किसके फेस पे दिखेगा, माँ। तो आप देख लीजिए कि इस ऑप्शन में माँ दिखेगी, हिमाचल, हिमा या फिर हिमा दास। हिमा क्या है, हिमा दास है ना, हमारी एथलीट, तो हिमा दास के फेस पे भी दिख सकता है। बस हो गया। चलिए यहाँ देखिए, जो बेसिलिका था इसका तो मोटा मोटी हम देख चुके हैं। भारत के गोवा राज्य में एक रोमन कैथोलिक चर्च है। 1994 से 1605 के बीच निर्मित इसे पुनर्जागरण बारोक और पुर्तगाली औपनिवेशिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है ना। पुर्तगालियों का गोवा पे राज था, तो पुर्तगाली बारोक और पुर्तगाली औपनिवेशिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। बना कब था, तो किस बीच में बना था, 1594 से 1605 में। क्या है, ये कैथोलिक चर्च है। ठीक है, अच्छा। बेसोल बेसिलिका को मिशनरी सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को रखने के लिए भी जाना जाता है, तो इस ये किसके अवशेष इसमें रखे गए हैं, सेंट फ्रांसिस जेवियर, जेवियर स्कूल से याद रखिएगा। चलिए, गोवा भारतीय उपमहाद्वीप में पहली जेसुइट कॉलोनी थी। 1986 में जो ये आपका बेसिलिका है इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा कि बेसिलिका को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो 1986 में। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने झूरी पढ़ा था ना, तो अब थोड़ा सा हम लोक नृत्य देखेंगे। झूरी की बात करें तो माँ या फिर हिमा के मुंह पे या फिर चेहरा पे, या फिर माँ या फिर हिमा दास, हिमा दास है ना। हिमा दास के चेहरा पर क्या दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, चेहरे पर झूरी दिखेगा, झूरी दिखेगा। ठीक है, चलिए। ये गीत जो है, गीत संगीत के साथ गाया जाता है, गीत संगीत के साथ ये गाया जाता है, के साथ किया जाता है, मतलब ये तो नृत्य है ना, तो गीत संगीत के साथ नृत्य किया जाएगा। और झूरी गीत विवाहेतर प्रेम संबंधों का जश्न है। झूरी शब्द का मतलब होता है प्रेमी, माशूक या फिर प्रिया, है ना। झूरी गीत अब पूछ लेगा ये कि किसके लिए गाया जाता है, किस अवसर पे गाया जाता है, तो विवाहेतर मतलब विवाह के बाद या विवाह से संबंधित है इसका, है ना। मतलब जन्म उन्म से नहीं है। ठीक है, चलिए। प्रेम मसूका याद रखिएगा, प्रेम मसूका का बर्थ कहाँ है, मतलब इसका जन्म दिवस से का क्या लेना देना है, तो प्रेम मशूका मतलब शादी वादी से, बस इसका मीनिंग भी याद रहेगा आपको कि झूरी का मतलब क्या होता है, प्रेमी, माशुका, है ना, प्रिया। तो आप यहाँ से बता देंगे। झूरी गीत और नृत्य हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में काफी लोकप्रिय है, तो झूरी गीत आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं थोड़ा अगले प्रश्न पे। चलिए, 6 नंबर है, ललितगिरी बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है? हरियाणा में, उड़ीसा में, राजस्थान में या फिर हिमाचल प्रदेश में, तो ललितगिरी, ललितगिरी, ललितगिरी उड़ीसा में है। पौड़ी से गिर जाएंगे भाई, कोई भी गाड़ी है अगर ज्यादा जोश में चलाएंगे तो गिर सकते हैं, तो कहाँ गिरेंगे, गाड़ी वाड़ी से गिर जाएंगे, तो गिरी ओडिशा से गिर जाएंगे। ठीक है, मतलब औडी से गिर जाएंगे। देखिए, ललितगिरी जो है ओडिशा के कटक जिले में स्थित एक बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। यहाँ आपको बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल देखने हैं, और वो बुद्ध से कैसे जुड़ा हुआ है, क्या खास है वहां पे, वो आपको जानना है। जैसे लुम्बिनी, ये नेपाल में है, लुम्बिनी। अच्छा, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था यहाँ पे। बोध गया पे भगवान बुद्ध का ज्ञान हुआ था, तो ये भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित केंद्र है ना, बौद्ध के केंद्र है। तो भगवान बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया, बौद्ध, बुद्धि, बुद्धि यहाँ पे प्राप्त हुई थी। ठीक है, सारनाथ हो गया, भगवान बुद्ध ने अपने पहला धर्म उपदेश दिया था।
धर्म चक्र प्रवर्तन जिसको कहते हैं। और कुशीनगर में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण कहते हैं मृत्यु को, है ना, शरीर त्याग को, मृत्यु को। चलो, यहाँ पे दीक्षा भूमि देखिए, दीक्षा भूमि नागपुर। दीक्षा भूमि कहाँ पे है? नागपुर में। डॉक्टर बाबा अंबेडकर, मतलब बाबा साहब अंबेडकर ने यहाँ पे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो इस वजह से ये महाराष्ट्र थे, तो महाराष्ट्र के नागपुर में दीक्षा लिया था, तो दीक्षा भूमि कहते हैं। ये भी किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सांची का स्तूप तो आप जानते ही है ना, मध्य प्रदेश में है। और सम्राट अशोक जो है, इनकी पत्नी, सम्राट अशोक की पत्नी महादेवी शक्य कुमारी ने इसको बनवाया था। तो किसने बनवाया था याद रखना है। चलिए बताइए, ललित गिरी कहाँ का है? कटक, कटक में है। कटक, कटक और ललित गिरी गिरेंगे, ऑडी से गिर सकते हैं, है ना। कल ही बताई थी कि ओडिशा को मैं दो तरीके से रिलेट करती हूँ। एक तो डिस दिख रहा है, लास्ट के 2 लेटर से डिस दिख रहा है, और पहले 2 लेटर से आपको ऑडी दिख रहा है, ऑडी। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत रूप शास्त्रीय कर्नाटक संगीत से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? फिरदौस्त, वानबोन, भांड पाथेर, गीतम। कौन सा है? गीतम। निम्नलिखित में से कौन सी स्वदेशी जनजाति मोपिन त्योहार मनाती है? पावरा, भील जनजाति, गालो या भगलिया। तो गालो जनजाति जो है, ये गालो जनजाति मोपिन त्योहार मनाती है। कहाँ मनाया जाता है मोपिन? तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल, है ना, अरुणाचल प्रदेश में मोपिन जनजाति के द्वारा ये सॉरी गालो जनजाति के द्वारा मोपिन त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, क्या देखिए, मोपिन या फिर मोपिन इसको कहते हैं। भारत के अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला कृषि त्योहार है। इंपॉर्टेंट है, कौन मनाता है, किस राज्य में मनाता है और किस लिए मनाता है? तो कृषि त्योहार है, अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति मनाती है। तो कहते हैं ना भाई, ज्यादा अरुण जो है ना, इसको अरुणाचल प्रदेश को मैं कैसे रिलेट करती हूँ, अरुण जो है माँ का लाडला बिगड़ गया। आप पूरे राज्य में देखेंगे, राज्य के नाम में ये जो अरुणाचल है ना, यहाँ से आप एक लड़का का नाम निकाल सकते हैं, मतलब मेल का नाम निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी हिमा दास से हिमा निकाल सकते हैं, लड़की का नाम हो जाएगा। तो पूरे राज्य में आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुण निकलता है यहाँ से, अरुणाचल। अब अरुण जो है ना, माँ का लाडला बिगड़ गया है, तो माँ क्या कहती है? चुप रह, है ना, अपना गाल बजाना, मतलब थोड़ा मुंह चलाना कम कर, पिन लगा के, कहते हैं ना कि मुंह पे टेप मार लो, मतलब मुंह बंद कर लो, मुंह पे क्या कर लो, ये मुंह सिल लो या पिन मार लो। तो मुंह पे पिन मार लो, मुंह आपको दिख रहा है, गाल, गाल दिख रहा है आपको, तो गाल पे पिन मार लो किसको कहा जा रहा है भाई? गाल मतलब मुंह बंद किया करे, है ना, अरुण। ऐसे बोल बोल के ही तो झगड़ा करवा देता होगा। तो माँ का लाडला है ना, माँ का लाडला बिगड़ गया है, तो झगड़ा उगड़ा तो करेगा ही। तो झगड़ा का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि भाई मुंह चलाना बंद कर दो, तो गाल चलाना बंद कर दो। तो आप देखिए जगह, ये त्योहार और ये कौन सी जनजाति मनाती है, तीनों चीज याद कर लेंगे। ठीक है, किससे है रिलेटेड? कृषि त्योहार से रिलेटेड है, मतलब कृषि त्योहार है ये। चलिए, विशेष रूप से उन गालों समूह की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है जो पूर्वी सियांग या फिर पश्चिमी सियांग में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखिएगा, मंथ भी याद रखना है आपको। मार्च अप्रैल वाले मंथ में मनाया जाता है गालो जनजाति के लिए, है ना। ये लूमी और लुकी के गालो महीने में आयोजित कटाई के मौसम का उत्सव है ये। गालो जनजाति का एक याद रखिएगा, ये एक विशेष धर्म का पालन करती है, डोनई पोलो नामक एक एनिमिस्ट धर्म का पालन करती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, डोनई पोलो एनिमिस्ट। आगे आपको सवाल मिलेगा इससे। तो एनिमिस्ट धर्म का पालन कौन करता है? गालो जनजाति करती है। गाल कौन बजाता है? अरुण बजाता है। गाल बहुत बजाता है, तो इसकी मम्मी कहती है कि तीन मार ले अपने गाल पे, है ना, बोल बोल के तू झगड़ा करवा देता है। पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा हो जाता होगा इसके चलते, तो मम्मी क्या कहेंगे इसको। चलिए, हो गया इसका आंसर गालो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस का वास्तुकार है? बताइए, बॉम जीसस हम पढ़ चुके हैं ना। बेसिलिका बताइए, बॉ से बताई थी आपको, कौन से पत्थर से बना हुआ है? बताइए जल्दी से। बसिन पत्थर से बना हुआ है बेसिलिका, बसिन, बसिन पत्थर। अगर आपने नाम को रिलेट नहीं किया होता तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता। मे बी आप एग्जैक्ट शब्द नहीं याद कर पा रहे हो, लेकिन आपके ध्यान में ये आ गया होगा कि ये बॉ से ही कुछ नाम था, पत्थर से बना हुआ था। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन थे? तो जूलियाओ सीमो और डोमिंगोस फर्नांडिस। जूलियाओ कहाँ दिख रहा है आपको? ये जूलियाओ सीमो और डोमिंगोस फर्नांडिस इसके वास्तुकार थे, तो याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए, निम्नलिखित में से किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो पंडित किशन राज महाराज को, कि पंडित अनिंदो चटर्जी को? देखिए, इसको माना जाता है उस्ताद अल्लादिया खान को। उस्ताद अल्लादिया खान जो है, इनको जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है, तबला वादन जाकिर हुसैन, लतीफ खां। तबला वादक कौन कौन है? जाकिर हुसैन है, लतीफ खां है, अल्लाह राखा है और गुदई महाराज हैं, किशन महाराज हैं। ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे कि किससे क्या खास बातें आपको याद रखनी है। ये जो जाकिर हुसैन है, कहते हैं ना कि यहाँ पे बल बल है ना, बल दिख रहा है आपको, ताकत। तो कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यहाँ पे आपको अल्लाह दिख रहे हैं, तो इनको साईं कह लेंगे क्या? साईं कह लेंगे, मतलब साईं, भगवान, राम, सब तो एक ही है ना। तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो जाको में आपको जाकी दिख रहा है, जाको, जाकी। जाको राखे साइया, तो यहाँ पे साईं दिख रहे हैं, जाको दिख रहे हैं आपको, साई दिख रहे हैं, मार सके ना कोई, है ना। और लतीफ है, बस ये दो हो गया। और किशन आपको दिख रहे हैं, किशन कौन है? किशन कौन है? भगवान ही तो है ना। तो बस ये वाला जाको राखे साइया, ये आपके लिए हिंट है। क्या? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, मार सके बस कोई। तो यहाँ पे डैश 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 कर लीजिए, है ना। राखे से आपको मिल गया, साइया मिल गया, साई से दो हो गया, एक तो साई हो गया, अल्लाह हो गए, और जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनके किशन हो गए। तो हिंदू धर्म वाले के लिए आपके किशन हो गए, मतलब कृष्ण हो गए, और अल्लाह हो गए इस्लाम को मानने वाले के लिए। ठीक है, और तबला, यहाँ पे गुद्दई महाराज। जब भी आप किशन महाराज याद हो जाएगा तो ये महाराज भी याद हो जाएंगे, गुद्दई महाराज होगा। ठीक है, अच्छा, तबला आप देखते हैं जब उसके यहाँ जो कपिल शर्मा शो होता है, तो उसमें जब भी कुछ भी मजाक वाला बोलता है, मतलब कुछ हंसाता है, तो कहते हैं ना ठोको, कहते थे। जो क्रिकेटर थे, क्या नाम था उनका? ठोको। तो यही तो है, वहां पे तबला भी बजाया जाता है जब भी थोड़ा कुछ जोक सुनाता है, उसके बाद क्या होता है? तबला ठोकते हैं। तो लतीफा सुनाया जाता है, तो लतीफा के बाद क्या होता है? हंसाने के लिए सबका तबला भी बजता है। तो तबला हो गया, एक हो गया। तो देखिए, यहाँ से तीन चार आप बड़ी आसानी से रिलेट करके याद कर लेंगे। वैसे जाकिर हुसैन जो है 4 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं, तो इनको तो रट के रखना है। ठीक है, उस्ताद अल्लाह रखा जो है, ये एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन के ये पिता है। तो जाकिर हुसैन के पिता कौन है? अल्लाह रखा। तो ये देखिए, दोनों बाप बेटा यहाँ से याद हो गए ना, बाप बेटा याद हो गए। ठीक है, चलिए, इसके अलावा आपको उस्ताद अल्लादिया खान भी याद रखना है। पंडित शंकर घोष हो गए, पंडित उदय मजूमदार हो गए, पंडित सुरेश तलवलकर है, सूर्यकांत गोखले हैं, और पंडित रवि शंकर। चलिए, हम आगे इस सवाल में चलते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत का एक रूप है? ध्रुपद है, नवोरिया गीत है, भांड पाथेर है, सुफियाना कलाम है। कौन सा लोक गीत का एक रूप है? बताइए। लोक गीत आपको ये दिख रहा है? नहीं ना, कम से कम तो ये आप एलिमिनेट कर लेंगे। तो नवोरिया गीत जो है ना, ये लोक गीत का एक रूप है। कौन सा? नवोरिया। नेक्स्ट, भारत में कर्नाटक संगीत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? कर्नाटक संगीत से संबंधित कौन सा फैक्ट जो है यहाँ पे सत्य है? तो आपको सत्य वाला दोनों याद रखना है। पहला है कि गीतम सबसे सरल प्रकार की रचना है, एकदम करेक्ट बात है। और ख्याल कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का हिस्सा है, बिल्कुल नहीं। आप जब वो पढ़ रहे थे, हिंदुस्तानी घराना पढ़ रहे थे, तो उसमें आपको ख्याल शब्द दिखा था ना, तो बस यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, पद तेलुगु और तमिल भाषा में विद्वान की रचनाएं हैं। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 सही हो जाएगा, बी हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कर्नाटक संगीत के भक्ति रूप को दर्शाती है? होरी, देवरा नाम, पंडवानी, या फिर आल्ला? क्या हो जाएगा? देवरा नाम जो है, यहाँ पे देव दिख रहा है ना, देव दिख रहा है, तो यहाँ से रिलेट कर लेंगे कि कर्नाटक संगीत के भक्ति, भक्ति यानी कि भक्ति किसकी की जाती है? देव की जाती है। देव का करेंगे या फिर भगवान का करेंगे? तो भक्ति हम किसकी करेंगे? देवता की करेंगे या भगवान की करेंगे? तो यहाँ से भी ये एक आपका, क्योंकि आप तो पूरे भंडार से नहीं याद कर रहे हैं। ठीक है, ये PYQ है जो फिक्स क्वेश्चन है, गिना चुना है। 42 क्वेश्चन आपसे RPF में पूछा हुआ है, तो बस इसी में से याद करना है। इसलिए हम ऐसे ट्रिक अप्लाई कर पा रहे हैं कि जो कर्नाटक संगीत है उसके भक्ति से कौन जुड़ा हुआ है?
है ना? तो हमारा 13 तक क्वेश्चन हो गया। तो भक्ति रूप हो जाएगा आपका देवरा नाव। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, अगर दिया हुआ है तो। नहीं, 13 तक तो कोई नहीं है, हम अगला पढ़ेंगे 14। 14 में आपका कोची में सेंट फ्रांसिस चर्च इमारत के वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन है? कोची कहाँ पे है? कोची, अब यहाँ से 2-3 इंफॉर्मेशन निकालना है। कोची यानी कि केरल, सॉरी केरल, कोची यानी कि केरल हो गया। ठीक है, अच्छा तो इसके वास्तुकार कौन है? तो जो भी बिल्डिंग देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट ऐसा पैलेस देखेंगे, है ना, तो क्या करेंगे उसका हमें वास्तुकार भी याद रखना पड़ेगा। तो इसका कौन सा हो जाएंगे? कैब्रल, कहीं दिख रहा है आपको? पेड्रो अल्वारेज डी कैब्रल जो है, ये कोची में स्थित सेंट फ्रांसिस चर्च का वास्तुकार है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, सेंट फ्रांसिस चर्च कोची, इसे भारत का पहला यूरोपीय चर्च कहा जाता है। भारत का पहला यूरोपीय चर्च है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत का पहला यूरोपीय चर्च कौन सा है? सेंट फ्रांसिस चर्च। कहाँ है? केरल, कोची शहर में। अच्छा, एक आपको कोलकाता का पढ़ना है, इसके वास्तुकार कौन है? पेड्रो अल्वारेज डी कैब्रल। जैसे ये चर्च तो बहुत सारे हैं गोवा में, केरल में, गोवा में बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहला यूरोपीय चर्च है। अच्छा, ये 1503 में बना था। इस चर्च से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि जो पुर्तगाली नाविक हमारा वास्को डी गामा था, यहाँ आया था, कहा जाता है कि इसी में इसको दफनाया गया था। तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा यूरोपीय चर्च है, इस वजह से तो ये इंपॉर्टेंट है ही। और दूसरा हो जाएगा कि इसमें जो पुर्तगाली वास्को डी गामा था, इसको इसमें दफनाया गया था। नेक्स्ट है सेंट पॉल कैथेड्रल, याद रखिएगा ये कोलकाता में है और ये एशिया में संत के नाम पर बना पहला चर्च है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। चलिए, ऐसा चर्च है जो किसी संत के नाम पे बना हुआ है, तो ये लिखा हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, इसे एशिया का पहला एपिस्कोपल भी कहते हैं, एपिस्कोपल चर्च भी कहते हैं। इस चर्च को, मतलब ये चर्च जो है गोथिक वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। तो आपसे कभी पूछ लेगा कि गोथिक निम्न में से कौन सा गोथिक वास्तुकला का बेजोड़ नमूना वाला चर्च है? तो कौन सा हो जाएगा? कैथोलिक चर्च, जो कर्नाटक सॉरी कोलकाता में है। 1819 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जो थे मार्क विलियम ऑफ हेस्टिंग, इनके अनुरोध पे बनाया किसने था? तो ये फोर्बेस ने बनाया था। फोर्बेस यानी कि वास्तुकार इसका कौन था? फोर्बेस था। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, ठाट पद्धति के अंतर्गत हिंदुस्तानी रागों को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया गया है? बताइए, ठाट पद्धति के अंतर्गत हिंदुस्तानी रागों को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो ये पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को दिया गया है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे को। निम्नलिखित ऐतिहासिक संगीतकारों में से किसे कर्नाटक संगीत में सरली वरिषा और सप्तजाल अलंकार को सूत्रबद्ध करने का श्रेय दिया जाता है? त्यागराज को, मुथुस्वामी को, या फिर पुरंदर दास को? पुरंदर दास को, इनको कर्नाटक संगीत का पिता भी कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का इनको क्या कहते हैं? पितामह कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देख लेंगे इसका। चलिए, यहाँ देखिए, कर्नाटक संगीत में सरली वरिषा और सप्तताल अलंकार को सूत्रबद्ध करने का श्रेय पुरंदर दास को है। अब कुछ बड़ा काम जब करता है कोई किसी फील्ड में, तभी तो पिता या फिर पितामह या फादर का उपाधि मिलता है। तो पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। आपसे कभी पूछ लेगा कि निम्न में से किसे कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है? ठीक है, अगला जो होगा आपका यहाँ पे वाद्य यंत्र से संबंधित प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ? ये कौन से हो जाएंगे? ये भी भातखंडे हो जाएंगे। कहाँ दिख रहे हैं आपको? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में जाना जाता है? देखिए, अगर अच्छे से हम एक्सप्लेनेशन करके जाएं तो फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलने के चांस है कि नहीं। आपने देखा इससे पहले भी बेसिक जिसमें हमने पढ़ा जो बेसिलिका करके था, है ना,
तो उसमें भी आपने देखा जो बिल्डिंग था, तो वहां से भी एक्सप्लेनेशन से आगे आपको एक सवाल मिल गया। जो पितामह वाला है इनका पुरंदर दास का, इसके एक्सप्लेनेशन से आगे आपको एक सवाल मिल गया। तो हर एग्जाम का मतलब हर शिफ्ट का एनालिसिस देखना जरूरी है। तो अगर आप ये पीवाईक्यू भी बढ़िया से करके जाएंगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से। कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में किसे जानते हैं? तो किसको जानते हैं? पुरंदर दास को। देखिए अब 18 क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, 42 में हम 18 क्वेश्चन पे आ गए हैं। सॉरी। आप यहाँ पे एनालिसिस कर पाए होंगे कि जो इंपॉर्टेंट चर्च है, बिल्डिंग है, पैलेस है, यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। और ज्यादातर ये कहाँ पे मिलेंगे? दक्षिण भारत में मिलेंगे, गोवा में मिलेगा, केरल में मिलेगा, है ना। अच्छा, दूसरा जो है आप देख रहे हैं कि संगीत से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, शास्त्रीय संगीत से। और लोकगीत जो है, लोकगीत या फिर लोक नृत्य, त्योहार, ये 3-4 टॉपिक आपको अभी तक मिला। बस 3 से 4 टॉपिक में आपको 18 सवाल पहुंच गए। ठीक है, 18 सवाल वैसे तो देखने में यहाँ पे इजी लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम में 18 सवाल ऐसे ही 3-4 टॉपिक से मिल जाए, कोई गेस करके दे दे आपको कि ये बढ़िया से पढ़ के जाइए, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलिए, प्रसिद्ध गायिका गिरिजा देवी जो अपनी ठुमरी प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती है। अब बता दीजिए कि ठुमरी आपने कहाँ पढ़ा था? किस संगीत में पढ़ा था? बताइए, किस शास्त्रीय संगीत में पढ़ा था? तो ये हो जाएंगी बनारस घराने की, बनारस घराने की। तो बनारसी पान खा के ठुमका तो लगाया था है, वो क्या नाम है, बिग बी, बिग बच्चन, क्या उनका नाम है, अमिताभ बच्चन। तो बना खाई के पान बनारस वाला और ठुमका लगाते हैं ना, तो बस हो गया। ठुमरी डांस प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं कौन? बनारसी, बनारस घराना। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख वंशावली किराना घराने के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है? तो ये करीम खान है। कहाँ दिख रहा है आपको? करीम खान। तो देखिए, क से करीम, मे बी आप इसको नोटिस ना कर पा रहे हो, लेकिन मुझे याद करवाना है। और मैं इसी पर्पज से मतलब यही सोच के, इसी उद्देश्य के साथ मैं क्वेश्चन को देखती हूँ गौर से, तो मुझे कुछ हिंट मिल जाता है। तो आपको याद करना इससे मतलब आसान हो जाएगा आपके लिए। बताइए, ये कौन सा शास्त्रीय संगीत है? हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तानी है ना, है ना। चलिए, तो करीम खान किराना घराना, किराना घराना के प्रवर्तक कौन है? करीम खान है। पल्लवी शब्द निम्नलिखित में से किस संगीत की रचना की पहली या दूसरी थीमेटिक पंक्तियों से संबंधित है? शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत, शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत इसका सही आंसर हो जाएगा। पल्लवी, है ना, पल्लवी कर्नाटकी संगीत। निम्नलिखित में से ठुमरी गायन की कौन सी शैली काफी धीमी और शांत है? तो बनारस खाई के ठुमका। अब बताइए, अगर आपको पहले से एनालिसिस में, मान लीजिए कि मैं इस पेपर का एनालिसिस करवा रही होती, तो इस पिछले जो शिफ्ट में सवाल पूछा गया है, तो अगर उसी शिफ्ट का मैं इसी तरीके से एनालिसिस करवा दी थी, तो आपको याद करने का भी टेंशन रहता क्या? नहीं। आप ठुमरी दिखते और यहाँ पे बनारस दिखते, आप बिना सोचे समझे टिक लगा के आगे बढ़ जाते, आपका आधा सेकंड भी बर्बाद नहीं होता, मतलब 30 सेकंड्स भी आपके बर्बाद नहीं होते। तो ठुमका कौन लगाएगा? बिग बच्चन लगाते हैं खाई के पान बनारस वाले गाने पे, है ना। अगर इजी लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ में आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, मीन्स कहने के लिए, बताने के लिए कि हाँ ये इजी है। इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन चलना चाहिए। नहीं तो फिर मैं क्या करूंगी, एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगी बढ़िया से। ठीक है, यहाँ आपको दोनों मिल रहा है, याद करने का मैं तरीका भी बता रही हूँ, और साथ में आपको कुछ हिंट भी बता दे रही हूँ याद करने के लिए। चलिए, 23वां क्वेश्चन है, घट्टम शब्द कर्नाटक संगीत प्रदर्शन में प्रायः उपयोग किए जाने वाले किस तालवाद से संबंधित है? मटका, मटका हो जाएगा यहाँ पे, मटका बजाया जाता है। घट्टम शब्द कर्नाटक संगीत प्रदर्शन में प्रायः उपयोग किए जाने वाला जो ताल है, वो तालवाद कौन है? ये आपका मटका है। मटका आपने कभी टीवी में देखा होगा, ठीक है, बजाते हुए, बड़ा धीरे धीरे बजाया जाता है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में नाद ध्वनि के 2 प्रकार, आहत और क्या होगा? आहत अनाहत। एक बार पढ़ के जाएंगे तो ये भूलेंगे नहीं आप, है ना। नाद ध्वनि जो है, इसके 2 प्रकार हैं, कौन से? आहत अनाहत। आहत अनाहत, तो कहां दिख रहा है आपको? अनाहत अनाहत, आहत अनाहत हो गया। चलिए, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? अब आपको थोड़ा सा हिंदुस्तान से लिंक करना है, हम कर्नाटक नहीं जाने वाले हैं, ठीक है, कर्नाटक हम नहीं जानेंगे। हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत है उसमें हम देखेंगे, सितार हमारे यहाँ बजता है ना, ठीक है। आप देखेंगे कि जो सरस्वती जी का गाना बजता है, तो सरस्वती जी का जो आरती वगैरह होता है उसमें सितार वगैरह बजता है, ठीक है। चलिए, सितार हो गया।
सरोद सुना होगा आपने, सितार, सरोद, तंबूरा, तबला, शहनाई, शहनाई होगा, शहनाई, सारंगी, आपने किसी जोगी को जरूर देखा होगा सारंगी बजाते, पखावज, है ना, पखावज हो गया, यहाँ पे सारंगी हो गया, संतूर हो गया, सुरबहार हो गया, इस राज में। आपको क्या करना है, देखिए अब ऐसे लिस्ट होंगे, आपको याद करने के लिए क्या करना है कि जो 100 वाला है ना, एक बार देख लीजिए, सुरबहार हो गया, संतूर हो गया, पहले 100 वाले को निकाल लीजिए, संतूर हो गया, सुरबहार हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, सारंगी हो जाएगा, शहनाई हो जाएगा, सरोद हो जाएगा, सितार। अगर सिर्फ 100 वाले को एक बार आपने प्रैक्टिस कर लीजिए, सितार, सारंगी, सरोद हो जाएगा, सारंगी हो गया, शहनाई हो गया, उसके बाद तबला उबला तो देखते ही है कि हमारे हिंदुस्तान में तबला ना बजे तो हो ही गा ही नहीं। तो आपको हिंदुस्तानी संगीत को हिंदुस्तान से लिंक करना है कि आपने जो देखा है, ठीक है। चलिए, इनके अलावा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल होने वाले कुछ अन्य वाद्य यंत्र भी हैं, जैसे बुलबुल तरंग, दो तार, एक तारा, गोपीचंद या फिर गोपी यंत्र कहते हैं इसको, खम्मक हो गया, गुट वाद्यम या फिर चित्रवीणा कहते हैं इसको, स्वर मंडल, तुम्बी, टुनटुन, मगादी वीणा और मोहन वीणा। मोहन वीणा आपने सुना होगा, ठीक है। तो अलग अलग जैसे रीजनल जो होता है ना गाना वगैरह, कुछ विशेष गाना, जैसे हमारे यहाँ कैसे होता है वो सुहर हुअर, तो उसमें ऐसे ही राजस्थान वगैरह में आप देखेंगे, उत्तर भारत में ही, कि इस तरीके के कुछ कुछ यंत्र वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, बेसिलिका फिर से आ गया, तो आपको 27 में क्वेश्चन मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन शास्त्र हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल से संबंधित है? ख्याल से कौन संबंधित है बताइए। अमीर खुसरो, ख से ख्याल, खुश रहो बेटा, कैसे ख्याल है, बढ़िया ख्याल है आपके बारे में, खुश रहो, खुसरो बेटा, खुसरो बेटा ख्याल, खुशरो ख्याल, खुशरो ख्याल, खुशरो ख्याल से संबंधित है। तो हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल से कौन संबंधित है? अमीर खुशरो, खुशरो ख्याल, खुशरो ख्याल, खुशरो बेटा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर राजस्थानी लोक संगीत से संबंधित है? तबला है कि मोरचंग है? मोरचंग है, देखे नहीं होंगे, मोरचंग देख लीजिएगा एक बार। आपने कैंची देखा है, छोटा कैंची जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कुछ बनावट होता है इसका, कुछ इसी टाइप का इसका बनावट होता है ना, कुछ इसी टाइप का आपको मोरचंग दिखेगा। तो राजस्थानी जो लोक संगीत होता है ना, उसमें बजाया जाता है। भारत में बेसिलिका ऑफ बोम जीसस बिल्डिंग कहाँ स्थित है? मुंबई में है कि गोवा में है, रांची में है, दिल्ली में है? देखिए, अब एक बार भी अगर एक्सप्लेनेशन में देखा आपने तो ये कट जाएगा, आपका ये कट जाएगा। मे बी ये दक्षिण भारत के दो राज्य हैं, तो आप या फिर शहर हैं, तो आप इसमें डाउट में आएंगे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर केरल रहता ना तो थोड़ा सा हम गलती कर भी सकते थे। तो बेसिलिका ऑफ बोम जीसस जो है बिल्डिंग कहाँ पे है? गोवा में है ना। देखिए, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस भारत के गोवा राज्य में रोमन कैथोलिक है। क्या है ये? रोमन कैथोलिक है। 1594 से 1600 के बीच में निर्मित हुआ था। ये पुर्तगाली, गोवा पे चूंकि पुर्तगालियों का अधिकार था, तो ये पुर्तगालियों के वास्तुकला से ही तो प्रभावित होगा ना, ठीक है। अच्छा, बारोक और पुर्तगाली औपनिवेशिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण इसको माना जाता है। बेसिलिका को मिशनरी सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष रखने के लिए भी मतलब ये प्रसिद्ध है, इस वजह से भी ये जाना जाता है। गोवा भारतीय उपमहाद्वीप में पहली जेसुइट कॉलोनी थी, ठीक है, पहली जेसुइट कॉलोनी थी गोवा भारतीय उपमहाद्वीप में। 1986 में इसको विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध किया गया था, ठीक है। चलो, भारत में हॉर्नबिल उत्सव जो त्योहार वगैरह है उसको तो मैं ऐसे रटा दूंगी आपको। ठुमरी एक बार बताइएगा, ठुमरी से आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। देखिए, भारत में हॉर्नबिल त्योहार किस महीने मनाया जाता है? मार्च, दिसंबर, जुलाई, मई। अगर मैं आपको करंट अफेयर करवाऊंगी ना टॉपिक वाइज, तो किसी भी टॉपिक में आपको रटने नहीं दूंगी। हॉर्नबिल त्योहार बताइए कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो है ना, ये नागालैंड में मनता है, नागालैंड, नागालैंड में, क्योंकि 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस है, नागालैंड दिवस मनाते हैं, ठीक है। और नागालैंड दिवस मनाते हैं, तो इसी उपलक्ष्य में, मतलब यहीं से ये 10 दिन तक चलने वाला त्योहार है। 10 दिन तक यहीं से शुरू होता है ना, और 10 दिन तक चलेगा। कितने दिन? 10 दिन तक चलेगा। देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे? हॉर्न बिल दिख रहा है, बिल, है ना, बिल यानी कि होल, छेद, कहाँ दिखेगा? नागा, नाग कहाँ दिखेगा आपको? डिटेल में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जहाँ पे डिटेल है वहां पे दिखाती हूँ, कहाँ पे? दिसंबर। तो याद रहेगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, नागालैंड दिवस पे ही ये मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। यहाँ देख लीजिए एक बार, मैं आपको कैसे रिलेट करके सारी चीजें याद कर देती हूँ। अब जब भी आपसे हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछेगा, कभी आप गड़बड़ नहीं करेंगे। हॉर्नबिल महोत्सव भारत के नागालैंड में आयोजित
होने वाला 10 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। ठीक है, नागालैंड दिवस में मनता है। नागालैंड दिवस आपने क्या पढ़ा? 1 दिसंबर, नागालैंड दिवस। ठीक है, अच्छा, जो राज्य की समृद्ध विरासत का जश्न मनाता है, ये महोत्सव दिसंबर में नागालैंड के राज्य दिवस के अवसर पर आयोजित होता है। तो ये मिटा देती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अब लिखा गया था, इसको लिखने का कोई मतलब है नहीं। चलिए, उसके बाद क्या है? ये महोत्सव नागालैंड में 17 जनजातियों की परंपराओं, संगीत, संस्कृति को प्रदर्शित करता है। इस त्योहार का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे रखा गया है। हॉर्नबिल पक्षी है, उसके नाम पे रखा गया है। अब इसको थोड़ा सा याद करवा देती हूँ, देखिए, बस इतना ही है। अच्छा, जो नागा लोक कथाओं में सुंदरता, निष्ठा और अनुग्रह का प्रतीक है, इस महोत्सव का उद्देश्य अंतर जनजातीय संपर्क को बढ़ावा देना और नागालैंड की विरासत को संरक्षित करना है। देखिए, सारी चीजें कैसे मैं आपको रिलेट करके याद करवाती हूँ। यहाँ पे बिल दिख रहा है, बिल में कौन रहता है? नाग रहता है, नाग रहता है, नाग। नाग तो मुझे बनाने आएगा नहीं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ ऐसे। देखिए, ये नाग है ना? कहाँ रहेगा नाग? नाग ऐसे बैठा हुआ है। नहीं भाई, बहुत गंदा बन गया। देखिए, नाग बैठा हुआ है। ये देखिए, नाग बैठा हुआ है, तो नाग कहाँ रहेगा? नाग कहाँ रहेगा बिल में? तो नागालैंड में आपको ये बिल दिख रहा है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। ठीक है, और ये हॉर्नबिल फेस्टिवल और नागालैंड दिवस क्या है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए, हो गया, अब कभी आप नहीं भूलेंगे। ऐसे ही चाप चरकुट बताइए कहाँ मनाया जाता है? चाप चरकुट जो त्योहार है, चाप चरकुट, चारकुट त्योहार, बताइए कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में? चाप चरकुट त्योहार बताइए किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, मिजोरम। जो रम पीता है, जो शराब पीने वाले हैं, उसको 4 लोग पकड़ के कूट देते हैं कि नहीं? 4 लोग चाप के, मतलब पकड़ के, और यहाँ पे कुटाई कर देते हैं, क्योंकि जो रम पिएगा वो किसी से झगड़ा करेगा, गाली देगा, तो उसको 4 लोग पकड़ेंगे और पकड़ के चाप के ऐसे कूट देंगे, उसकी अच्छी सी कुटाई कर देंगे, बस खत्म। 2 फेस्टिवल अब आप कभी नहीं भूलेंगे। निम्नलिखित प्रसिद्ध संगीतकारों में से किसे सरोद नामक वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है और उन्हें सेनिया शाहजहांपुर घराने के सबसे प्रसिद्ध उस्तादों में से एक माना जाता है? ये सेनिया में आपको बता चुके हैं, बताइए कि ये केरला का है, मतलब कर्नाटिक संगीत से जुड़ा हुआ है या फिर हिंदुस्तानी? कर्नाटिक या हिंदुस्तानी बताइए, जल्दी से बताइए। को सेनिया वाला खानदान से याद करवाई थी, सेनिया सोनिया है ना, सोनिया वाले खानदान से, ये हो जाएगा हिंदुस्तानी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अमजद अली खान हो जाएगा इसका सही आंसर। कर्नाटक संगीत में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एशिया के प्रथम संगीतकार कौन थे? बाला सुब्रमण्यम थे कि सुब्बुलक्ष्मी थी, वेंकटेश थे या फिर श्रवण थे? साई श्रवणम। तो एस सुब्रमण्यम, एम एस सुब्बू लक्ष्मी, इन्होंने यूनेस्को में भी, सॉरी, यूएन में भी गाना गाया है, संगीत गाया है। साथ में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, मैग्सेसे अवार्ड भी जीत चुके हैं। तो चलिए, इनके बारे में हम देखते हैं बहुत अच्छे से, है ना। इनको कर्नाटक संगीत की कोकिला कहते हैं, कर्नाटक संगीत से जुड़ी हुई थी, तो कर्नाटक संगीत की कोकिला किसको कहते हैं? तो सुब्बू लक्ष्मी को। यहाँ पे किस क्वेश्चन में चल रहे थे हम लोग? 30। अच्छा, यहाँ पे देखिए, 29 का भी कुछ एक्सप्लेनेशन है। उस्ताद अमजद अली खान को सरोद वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है, जो सेनिया शाहजहांपुर घराने के प्रसिद्ध उस्ताद में से थे। अच्छा, सरोद वादक अमजद अली खान। देखिए, सरोद को, आपको तबला याद करवाई थी ना, तबला वाला एक बार कमेंट करके बता दीजिए, तो तबला से क्या क्या याद करवाई थी आपको? तबला में बताई थी, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, है ना। और गुदड़ी का लाल कहते हैं ना, गुदड़ी दिख रहा है आपको, तो गुदड़ी का लाल, जिस गुदड़ी के लाल को साईं बचाना चाहे, मतलब भगवान उसकी रक्षा करे, उसको कौन मार सकता है ना। और जब भी लतीफे सुनाए जाते हैं तो तबला बजता है ना, धप धप। कपिल शो में आपने देखा है ना। तो बताइए, जाकिर हुसैन हो गया, अल्लाह रखा, ये बाप बेटा हो गए, लतीफे सुनाएंगे तब भी तबला बजता है। और गुदड़ी के लाल तो हमने जाके रखे साइया से याद किया था, ठीक है। और जो हिंदू धर्म वाले हैं वो किशन को मानेंगे, यानी कि कृष्ण को मानेंगे, और जो इस्लाम को मानते हैं वो अल्लाह को मानेंगे। तो बात खत्म हो गई तबला वाला, ठीक है। यहाँ पे फिर बांसुरी वादक कैसे याद करेंगे आप? बांसुरी वादक, जब छोटे बच्चे, जब भी कृष्ण जन्माष्टमी होता था, तो आपके घर के भी बच्चे स्कूल जाते होंगे, तो उस दिन बोला जाता है भाई कृष्ण बना के उनको भेजेगा, वैसा मेकअप करके, वैसे सजा के भेजेगा।
बच्चों को। और उनकी बांसुरी आप कैसे सजाते थे? किसी रंग से सजाएंगे ना, तो या तो उसमें लाल पन्ना लपेट देते, लाल पन्नी जो रैप करने के लिए आता है, जैसे गिफ्ट वगैरह हम लोग उसमें लपेट के ले जाते हैं, मतलब पैकिंग करवाते हैं गिफ्ट का। तो या तो आप उस बांसुरी को लाल रंग के पन्नी से लपेट देंगे या फिर हरी पन्नी से लपेट देंगे, तो हरि प्रसाद चौरसिया हो गया। अच्छा, वी कुंजमणि, ये दो आपको याद हो गया। बच्चा क्या हो जाएगा? प्रसन्न। अगर उसकी बांसुरी आप रंगीन लाल या फिर हरा रंग के पन्नी से लपेट के आपने खूब सुंदर से सजा दिया, तो बच्चा क्या हो जाएगा? प्रसन्ना। तो प्रसन्ना आप याद करेंगे तो राजेंद्र प्रसन्ना हो जाएगा। और राजेंद्र प्रसन्ना, यहाँ पे राजेंद्र कुलकर्णी, तो ये दोनों लपेट लिया कि नहीं इसी के साथ? बताइए। बांसुरी को क्या करेंगे? एक तो बांसुरी बांस का बनाएंगे, तो ऐसे करेंगे हरा। बांस वो छोड़ दीजिए, बांसुरी को आप रंगीन बनाते हैं ना, तो या तो लाल या फिर हरा पन्नी से लपेट देंगे, ठीक है? बच्चा खुश हो जाएगा रंगीन देख के, तो प्रसन्न हो जाएगा। तो राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है? अच्छा, बांसुरी कौन बजाता था? कृष्ण। तो हम कृष्ण की आरती कैसे गाते हैं? आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। ये कुंज बिहारी दिख रहा है आपको? कुंज बिहारी ही तो बांसुरी बजाते थे, कृष्ण को कुंज बिहारी भी कहते हैं। तो कुंजमणि, कुंज बिहारी। बताइए, ये दोनों आपको बहुत मजे मजे में याद होगा कि नहीं? तबला वादक और बांसुरी वादक। तीसरा जो है आपका सरोद वादक। यहाँ पे रोना दिख रहा है आपको? देखिएगा, अमजद अली खां। आप अमजद खान को जानते हैं? अमजद खान, वो जो गब्बर वाला फिल्म था, गब्बर को जानते हैं? गब्बर, गब्बर को, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, डायलॉग याद है ना? ठीक है? कौन सा फिल्म था? शोले, शोले फिल्म था, ठीक है? तो उसमें जो गब्बर था ना, उसका वास्तविक नाम यही था, अमजद खान था। अमजद खान वो रुलाता था, बहुत डेंजर गुंडा था कि नहीं उसमें, तो सबको रुलाता था। गुंडा क्या करेगा? रुलाएगा। तो वो उस अमजद खान से आप इसको याद करवाइए, रिलेट कीजिए। ये वो भी रुलाता था, ठीक है? अली अकबर, अकबर जो है राजा था, जो इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता था, ये उसको रुला देता था, मतलब उसकी मतलब पिटाई कर देता बढ़िया से, मतलब हो जाता, उनका सजा मिल जाता था। तो अकबर भी लोगों को रुलाता था, ठीक है? अमजद खान जो है ये भी रुलाता था, जो उसकी बात नहीं मानेगा। गुंडा था तो रुलाएगा। अकबर की भी जो बात नहीं मानेगा, तो इतने सारे अभियान किया था, तो उसमें रुलाया ही तो है ना आदमी को। और अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे, वो भी तो रुलाया है। उस सारे रुलाने वाले का जो नाम है ना, सरोज, सरोद वादक में जोड़ लीजिएगा, ठीक है? हाफिज, जो इनकी हाजी हाजी करता था, जो भी इनकी जी हजूरी करता था, हाजी हाजी, अकबर का, अमजद खां का, या फिर यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का, उसको ये नहीं रुलाता था। मतलब इनके जो चमचे थे, उसको नहीं रुलाता था, ठीक है? और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी, पहले इसको भी विश्व विजयी बनना था, लेकिन सब इनकी जो इनकी सोच थी ना, मतलब जो ख्याली पुलाव पका रहे थे, सब इनको औकात पता चल गया। तो विश्व विजयी कौन बनना चाहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो ऐसे रिलेट कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, एक आप समाज में देखते होंगे रोने वाले, दारू वाले। जो दारू वाला है ना, उसको दारू नहीं मिले 2 दिन, बेचारा इतना रोएगा, इतना रोएगा, रोएगा कि नहीं दारू के लिए? तो दारू वाले रोते हैं। अमजद अली खान रुलाता था, फिर अकबर रुलाता था, अलाउद्दीन खिलजी रुलाता था, और यहाँ पे एक याद रखे जगह, मुकेश शर्मा। इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। बताइए, तीनों याद हो गया कि नहीं? चलिए, एम सुब्बुलक्ष्मी तमिलनाडु की थी, मदुरै की रहने वाली थी। इनका पूरा फैमिली जो है, यही म्यूजिक से जुड़ा हुआ था, मतलब ऐसा माहौल ही था इनके घर का। अच्छा, जन्म इनका 16 सितंबर को हुआ था। 16 सितंबर 1916 को। निधन इनका 11 दिसंबर 2004 को चेन्नई में हुआ था। ये कहाँ की थी? तमिलनाडु। जगह याद रखिएगा। सुब्बुलक्ष्मी कहाँ की? तमिलनाडु की थी, ठीक है? अच्छा, प्रसिद्ध कर्नाटिक गायिका थी, कर्नाटिक गायिका थी ये। इनको भारत रत्न मिला था, और पहली संगीतकार थी जिनको की भारत रत्न मिला है। इसलिए बार बार इनसे सवाल रिपीट किया जाता है, कोई भी एग्जाम हो। रेलवे और एसएससी का जीके, मुझे लगता है कि वो सबसे टफ होता है। इन दो एग्जाम में भी बार बार इनको रिपीट किया जाता है। पहली संगीतकार थी जिनको भारत रत्न मिला है, कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है। कभी भी कर्नाटक संगीत की रानी, महारानी, कोकिला, कुछ भी कहे, तो आप समझ लीजिए कि सुब्बुलक्ष्मी को कह रहा है, ठीक है? रानी कहे या फिर कोकिला कहे, कर्नाटक संगीत की। अच्छा, कर्नाटक संगीत में योगदान के लिए इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। कब मिला था? 1974 में। एशिया के प्रथम संगीतकार हैं जिनको की ये अवार्ड मिला है उनके संगीत के। अच्छा, कुछ अन्य फैक्ट भी देख लीजिए। सिमनगुंडी निवास श्रीनिवास अय्यर से कर्नाटक संगीत, और पंडित नारायण राव से इन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। कौन कौन इनके गुरु थे, ये याद रखिएगा। कर्नाटक संगीत की शिक्षा किससे ली थी? श्रीनिवास से लिया था, तो ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है? श्रीनिवास से कर्नाटक संगीत की शिक्षा ली थी इन्होंने। अच्छा, उन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन किया था, मतलब प्रस्तुति दी थी, प्रस्तुति दी थी, प्रस्तुति।
तो याद रखिएगा, ईयर याद रखना है आपको, है ना। ये 3 डेट आपको याद रखना है। 66 में, 1966 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में, और यहाँ पे 74 में इनको मैग्सेसे अवार्ड मिला है ना। तो 2 याद रखिएगा, और 74वें रामन मैग्सेसे, ये तो हो चुका। चलिए, अब जो है आपका उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक संगीत, जिसमें भावपूर्ण धुनें होती हैं और प्रायः शादियों और उत्सव के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है, डैश के नाम से जाना जाता है। मांड, कजरी, बाउली, पणिहारी। क्या? कजरी, 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 कजरी। चलो यहाँ देखें, डैश में महाभारत की कहानियों को एक गाथा गीत के रूप में गाया जाता है, और छत्तीसगढ़ में रात के प्रदर्शन के लिए 1 या 2 एपिसोड चुने जाते हैं। तो ये कौन सा है? ये है आपका पांडवानी। ठीक है, पांडवानी। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है? बताइए, शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है कौन सा? हिंदुस्तानी का बहुत सारा पढ़ चुके हैं, कई बार मैं आपको रिवाइज भी करवा दी। आपको मेन मेन शहर के नाम याद करने हैं, आपको एक सैनिया याद करना है, सोनिया गांधी का घराना से याद कर लेना है, ठीक है। और एक क्या था, किराना से याद कर लेना है। चलिए, आगरा नहीं है पूछा है ना, बढ़िया सा रिवीजन हो जाएगा आपको, जैसे याद करवाई थी। आगरा शहर का नाम, ये तो है। किराना लाने जाते थे किसी बड़े शहर से, हम बहुत सारा शादी ब्याह या फिर कोई बड़ा फंक्शन रहे, तो किराना सामान कहाँ से लाएंगे? शहर से, सस्ता पड़ेगा। चलिए, तंजावुर था कि नहीं, ग्वालियर था कि नहीं, बताइए। आपको बस एक शहर हिंट बताई थी कि शहर का नाम बस एक बार लिख दीजिए। आप देखिए, इसका आसानी से आंसर कर लिए कि नहीं? अगर रटना चाहते तो आपका बहुत दिमाग खर्च होगा, बड़ा ही आपका मेहनत जाता। चलिए, यहाँ पे देखिए, कजरी नृत्य उत्तर प्रदेश और बिहार का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी ये कजरी गाया जाता है। भोजपुरी क्षेत्र का एक लोकप्रिय और नृत्य भी है, लोकप्रिय लोकप्रिय गीत है, ठीक है। कजरी नृत्य हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली का एक हिस्सा है, ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली का। अब उत्तर भारत में गाया जाता है, बिहार में गाया जाता है, तो वैसे भी आपको जब बताना हो कि हिंदुस्तानी है या फिर कर्नाटिक, तो बता ही देंगे आप। कजरी नृत्य से जुड़े जो कुछ खास बातें हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ये नृत्य आम तौर पर जून के अंत में सितंबर के बीच में, मतलब जून से सितंबर के बीच में ये गाया जाता है। कजरी नृत्य बारिश के मौसम में गाया जाता है। जून के बाद जब हमारा मानसून आएगा तभी ये शुरू होता है कजरी नृत्य, है ना। गांव में गाया भी जाता है। कजरी नृत्य उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद से शुरू हुआ था, है ना। माना जाता है कि कहाँ से शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है। और उत्तर बिहार जो है, सॉरी, उत्तर प्रदेश और बिहार तो अड़ोसी पड़ोसी है, तो भाई शेयर तो होगा ही। कजरी नृत्य बनारस, मिर्जापुर, मथुरा, इलाहाबाद जैसे शहर में किया जाता है। अच्छा, कजरी नृत्य को अक्सर अपने प्रेमी के प्रति लालसा का वर्णन करने के लिए गाया जाता है। कजरी नृत्य भोजपुरी के अलावा मैथिली और मगही में भी गाया जाता है। चलिए, अब उत्तर प्रदेश के लोक गीत का एक लोक संगीत का हम एक लिस्ट देख लेते हैं। सोहर हो गया, ये जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तब सोहर गाया जाता है, खास करके लड़का, है ना। ये भी जान लीजिए, लड़का होता है ना तो भाई सोहर गाया जाएगा, लड़की हुई तो नहीं। बड़ा ही डिस्क्रिमिनेशन है, लड़का के होने पे गाया जाता है। मेरे यहाँ तो यही होता है, आप बता दीजिए कि आपके यहाँ कब गाया जाता है? लड़का लड़की दोनों में गाया जाता है या फिर लड़की लड़का में सिर्फ? कहरबा, कहरबा से दिख रहा है आपको, पूछेगा कि कौन सी जाति में गाया जाता है? तो ये तो विवाह के समय गाया जाता है, विवाह के अवसर पे कहार जाति में, है ना। कहवा कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। चनैनी एक प्रकार का नृत्य संगीत है, ये चनैनी भी है, ठीक है। नौका झक्कर, ये नौका से आपको दिख जाएगा, नौका यानी कि नाई, नाई समुदाय में ये लोकप्रिय है। और बंजारा हो गया, जावा हो गया, कजली, कजरी या फिर कजली कहते हैं इसको, जरेबा, सदा, वजरा, शारंग। ब्रज क्षेत्र के लोकगीत में आपको झूला दिखेगा, होरी दिखेगा, फाग दिखेगा, लंगुरिया दिखेगा और रसिया दिखेगा। चलिए, बिहार का कुछ लोकगीत दिख लीजिए। जट जटिन गीत हो जाएगा, सामा चकेवा गीत होगा, पूछा हुआ सवाल है। सामा चकेवा, जट जटिन पूछा हुआ है। एक ये तो गीत हो गया ना। नृत्य में एक लवंडा नृत्य भी याद रखिएगा, बिहार का है, ठीक है। विदेशिया गीत हो जाएगा यहाँ पे, विदेशिया गीत, भकुली बंका, डोमकच, डोमकच या फिर डोमकच। ये अक्सर आप देखेंगे कि डोमकच कब किया जाता है? जब शादी में लड़का का जब बारात चला जाता है तो खाली बैठी रहती है महिलाएं, तो खास करके इसलिए ये शुरू किया गया होगा। मतलब ऐसा मानना है कि इसलिए शुरू किया गया होगा कि देखिए, शादी ब्याह का घर है तो बहुत सारा सामान रहता है घर में। अगर सारे सारे पुरुष तो चले जाते हैं बारात और महिलाएं सो जाएंगी, तो फिर क्या होगा?
है ना? तो उसमें ये किया जाता है, ठीक है? डोमकच। तो कुछ ऐसा शुरू कर दिया गया प्रक्रिया कि चलो भाई डोमकच करो, तो रात भर महिलाएँ जग के और ये डोमकच करती हैं, तो जगी रहेंगी तो चोर आएगा नहीं, यही तरीका होगा। ठीक है? चलिए, कीर्तनिया गीत कहाँ का है? ये भी है आपका बिहार का, और भक्ति गीत ये भी है आपका बिहार का लोकगीत। झारखंड के लोक संगीत में आपको याद रखना है झुमैर होता है या फिर डोमकच शामिल है, बिहार में भी होता है, यहाँ भी होता है। झुमेरा, मांदर, नगाड़े के साथ में गाया जाता है। मांदर होता है बड़ा-सा ढोल ही होता है, लेकिन बहुत बड़ा-सा होता है, उसका बजाने का एक तरीका होता है, मतलब एक तरीके विशेष तरीके से बनाया जाता है बजाया जाता है, ठीक है? डोमकच लोक संगीत शादी में बजाया जाता है यहाँ। वही शादी में जब बारात चली जाती है ना, तो खाली बैठी रहती है महिलाएँ तो करती हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत में कुंजड़ी, मल्हार, घुरेई, सुकरात, चुराही, झूरी भौरू, हारवार, साका, पंडुआ, पंजरा, मोहना, वामड़ा, छोरू, लोक गंडी भ्यागड़ा, है ना? थोड़ा उटपटांग है, हिमाचल प्रदेश का है तो आपको ऐसे ही नाम दिखेगा। मध्य प्रदेश का देख लीजिए यहाँ पे, आपको मध्य प्रदेश के लोक संगीत में आपको बघेली लोक गीत मिल जाएगा। बघेल खंड से आपको याद हो जाएगा, है ना? बघेली, देवी गायन, बरसाती बरता, देवरी गायन, अहिर, गवनी गवली, बरेदी और ठोसी जनजातियों द्वारा गाया जाता है। ठीक है? ये देखिए, शास्त्रीय संगीत की 2 पद्धतियों को पहचानते हैं। पहचानते हैं मतलब 2 पद्धतियाँ होती है, एक हिंदुस्तानी और एक कर्नाटक। कर्नाटक संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तक फैली हुई है और शेष भारत में आप देखेंगे कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के कुछ प्रमुख घराने एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ग्वालियर शहर हो गया, आगरा हो गया, किराना हो गया, जयपुर हो गया, दिल्ली घराना हो गया, पटियाला हो गया, रामपुर सहसमान हो गया और सिनिया हो गया। इसमें कौन-कौन सा एक बार आप एलिमिनेट करके बता दीजिए कि कौन-कौन सा इसमें हिंदुस्तानी है। ठीक है? ये प्रत्यक्ष रूप से संगीत की समझ, शिक्षण, प्रदर्शन और प्रशंसा को प्रभावित करते हैं। घराना जो होता है, घराना का मतलब घराना जो होता है इसका ये डेफिनेशन है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायन के लिए प्रसिद्ध घरानों में से निम्न घराने शामिल है। जो पहले था वही है आपका, एक बार देख लीजिएगा। आगरा हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा, इंदौर, जयपुर, किराना, पटियाला। ठीक है? शास्त्रीय संगीत के कुछ प्रमुख घराने और उनसे जुड़े कलाकार। ग्वालियर घराना से कौन जुड़ा हुआ है? मियां तानसेन। आगरा घराना से उस्ताद फयाज खान, विलायत हुसैन जुड़े हुए हैं। पटियाला से आप देखेंगे कि बड़े फतेह अली खान जुटे हुए हैं और यहाँ पे बख्श खान भी जुटे हुए हैं, ठीक है? जुड़े हुए हैं। कर्नाटक संगीत की बात करें, आई थिंक 34वें क्वेश्चन में हम पहुंचे नहीं है। 34वें में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपयोग नहीं किया जाता है? बताइए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग नहीं किया जाता है? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना? पहले हम एक क्वेश्चन में देख चुके हैं। वीणा होता है भाई, ठीक है? सरोद, सितार बताई थी ना, सरोद, सितार, वीणा ये सब जनरली हम देखते हैं, सुनते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक बार भी पढ़े रहेंगे और थोड़ा-सा तर्क के साथ पढ़ेंगे, कुछ एक तर्क निकाल लीजिए अपने अनुभव के अनुसार और वहां से याद कर लीजिए, तो देखिए आपका आंसर आसान हो गया। ठीक है? 35 नंबर है कि मोपिन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हम शुरू में ही पढ़े हैं, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, बताइए। मोपिन किसको कहा जा रहा था? भाई मुंह पे ना पिन लगा ले तू, है ना? मुंह पे पिन लगा ले, मतलब टेप साट ले, बोलना नहीं है तुमको, है ना? तो मुंह पे पिन लगाने को किसको बोला जा रहा था? बताइए। अरुण को बोला जा रहा था ना, क्योंकि ये बहुत शैतान बच्चा था, बोल बोल के झगड़ा करवा देता था। ठीक है? और बताइए, जनजाति कौन सी थी? है ना? कुछ इतना तो याद आ रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं भी याद होगा, इतना तो याद आ रहा होगा कि कुछ मुंह से था, गाल से था। ठीक है? गाल गाल जनजाति, तो गाल जनजाति, गोल जनजाति, बस हो गया, रिलेट हो गया कि नहीं? मुंह पे पिन लगाना था और गाल से रिलेटेड था और उनको कहा जा रहा था। देखिए यहाँ पे कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र, आपको हिंदुस्तानी संगीत का बता चुकी हूँ, तो 34 में यहाँ पे जानबूझ के मैंने कर्नाटक संगीत का दे दिया है। तो देखिए वीणा भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है, मृदंग होता है, वायलिन होता है, तंबूरिनी होता है, घट्टम होता है, पथ होता है, मोरसिंग होता है, बांसुरी होता है ना? बांसुरी होता है, नादस्वरम होता है, छाविल होता है। आपको बताई थी कि हिंदुस्तानी में कौन-कौन सा इस्तेमाल होता है, जनरली आप उसको जानते हैं। उसमें से आपको एक बांसुरी अपवाद में याद रख लेना है ना? नहीं जानते हम लोग। नादस्वरम बहुत ज़्यादा हम लोग कहाँ सुने हैं, है ना? थाविल नहीं जानते, मोरसिंह नहीं जानते, तो इसी वजह से मैं आपको ये नहीं याद करवा रही थी, कर्नाटक वाला वाद्य यंत्र नहीं याद करवा रही थी, कर्नाटिक के बजाय मैं आपको याद करवा रही थी किसका? हिंदुस्तानी का, है ना? तो एक वीणा देख लीजिएगा, इसमें भी बजाया जाता है, बाकी वीणा, मृदंग
और वायलिन भी एक बार देख लीजिएगा, मतलब याद रखना है, बाकी आपको सारा उटपटांग दिखेगा, मतलब अननोन टाइप दिखेगा, तंबूरिनी वगैरह आप एलिमिनेट कर लेंगे कि कौन सा ये कर्नाटक संगीत में आएगा, क्योंकि आप इसके बारे में बहुत जानते नहीं है। तो वायलिन हो गया, मृदंग हो गया, वीणा हो गया और आपका बांसुरी हो गया, ठीक है। बाकी नाद स्वरम वगैरह दिखेगा तो आप खुद ही बता देंगे कि ये तो है हिंदुस्तानी से अलग, है ना, कर्नाटिक हो जाएगा। अच्छा, मोपिन हमने पढ़ा था कि ये अरुणाचल का है, गालो जनजाति मनाती है, ठीक है। बाकी का डिटेल देख लीजिएगा, मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है। कृषि त्योहार है, ये 3-4 चीज याद करना है। मोपिन या मोपन अरुणाचल प्रदेश में गालो जनजाति द्वारा मार्च अप्रैल में कृषि त्योहार, ठीक है। और ये एक विशेष त्योहार, सॉरी, एक विशेष धर्म को मानती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एमनिस्ट। तो एमनिस्ट से भी आई थिंक सवाल आपको मिलेगा, तो एमनिस्ट धर्म का पालन करती है, ठीक है। चलो देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश 36 हो गया क्या? निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक त्योहार है? आदि समुदाय का कौन सा जगह? सोलुंग, सोलुंग अरुणाचल प्रदेश के आदि समुदाय। आदि को याद कर लीजिए, जो आदि अंत की चीजें हैं, बहुत लंबे टाइम, बहुत पुरानी है ना, तो बहुत पुरानी है यानी कि बहुत साल पहले की है, तो लॉन्ग से हम नहीं कर लिंक कर लेंगे। लॉन्ग, लॉन्ग मतलब बहुत लंबे टाइम की बात है, लंबे टाइम मतलब बहुत पुराने टाइम की बात है। तो आदि अंत की बात है, बहुत पुराने टाइम की है, मतलब बहुत लंबे लॉन्ग टाइम की बात है, ठीक है। ऐसे कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको ट्रिक किसी को बताना तो नहीं है, बस अपने दिमाग में समझ होना चाहिए। जैसे लॉन्ग मतलब लंबा हुआ, वैसे बहुत लंबे टाइम पहले का है, बहुत लॉन्ग लंबे टाइम पहले का है, लॉन्ग टाइम पहले का है, ऐसे कर लेंगे तो थोड़ा सा हो गया, ठीक है। चलिए, ओणम त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम, ये तो आप बता देंगे, केरल में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहू संगीत के लिए जाना जाता है? ये भी होता है असम। अच्छा, निम्नलिखित में से किस कर्नाटक गायक को भारत की कोकिला कहा जाता है? आपको बताई थी ना, भारत भारत की कोकिला कहा जाए, कर्नाटक गायिका पूछा रहा है, ठीक है, कर्नाटक गायिका। तो चाहे भारत की कोकिला पूछे या फिर कर्नाटक की आपका क्या एक और टर्म हमने पढ़ा था, वो याद नहीं आ रहा मुझे। तो यहाँ पे कोकिला हो गई, कौन सी, कहाँ दिख रही है आपको? सुलक्ष्मी, कहाँ की थी बताइए, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि कहाँ से थी, किस राज्य से ये बिलोंग करती थी, बताइए। देखिए, ओणम जो है केरल में मनाया जाता है। ये केरल का राज्योत्सव है ना। हर साल अगस्त सितंबर के माह में, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि कोई भी पार्टिकुलर त्योहार इस राज्य में, और राज्य और त्योहार खुद ही बता देगा, पूछेगा किस मंथ में मनाया जाता है या फिर किस अवसर पे मनाया जाता है। ओणम अगस्त सितंबर में मनाया जाता है, और भगवान वामन यानी कि विष्णु के अवतार थे ये, है ना। वामन किसके अवतार थे? विष्णु के। तो वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में मनाया जाता है। ये त्योहार 10 दिन तक चलता है। ओणम के दिन नौका दौड़ होता है, भैंस दौड़ होता है, ये बैल भैंस यही सब दौड़ाते हैं ये लोग। और ओणम के दिन उकल्लम, कथकली, ऊना साध्य, स्नेट मतलब स्नैक बोट रेस वगैरह होता है यहाँ पे। चलिए, बिहू की बात करें तो भारत के असम राज्य का ये बिहू त्योहार है, प्रसिद्ध है। आमतौर पर नृत्य की विशेषता निश्चित मुद्राएं, लय, मतलब जो बिहू होता है ना, इसमें बता रहा है कि कौन सा बॉडी का पार्ट सबसे ज्यादा मूव होता है। तो जो ये कुल्हा वगैरह है, मतलब बॉडी का ऊपर वाला पार्ट जो है, इसमें मूवमेंट होता है इसमें, है ना। छलांग वगैरह नहीं लगाया जाता है, मतलब पैर का मूवमेंट कम होता है, ये जो ऊपरी पोर्शन है ना उसका होता है ज्यादा। बिहू नृत्य के कई प्रकार हैं। देवरी बिहू याद रखेगा, और माइजिंग बिहू, आई थिंक इससे भी सवाल पूछा हुआ है। तो माइजिंग और देवरी इसके प्रकार है। बिहू नृत्य का मूल अज्ञात है, मतलब कहाँ से ओरिजिन हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई नहीं पता है, लेकिन इसका पहला आधिकारिक सबूत जो है तब मिलता है जब अहोम राजा रुद्र सिंह ने 1694 ईस्वी के आसपास रोंगाली बिहू के अवसर पर बिहू नर्तकों को रण घर में इसका प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया था। तो आपसे कभी पूछ ले कि किस कौन सा राजा या किस वंश का राजा है जो बिहू नृत्य से संबंधित है, तो अहोम राजा रुद्र सिंह इनका नाम था, ठीक है। 40वें प्रश्न पे हम आ जाएंगे तुरंत। बस इसमें 42 प्रश्न ही है, बाकी 8 या 9 सवाल आपके जेई से। निम्नलिखित कर्नाटक संगीतकारों में से कौन विशेष रूप से भगवान राम की स्तुति में तेलुगु और संस्कृत भाषाओं में अपने रचनात्मक योगदान के लिए जाना जाता है? कौन है? ये त्यागराज है। देखिए कितने सवाल आपको कर्नाटक संगीत से
मिल गए, है ना? कर्नाटक, हिंदुस्तानी संगीत से मिल गए। तो अगर इस 2 टॉपिक को आप बढ़िया से करके जाएँगे, तो कितना बढ़िया आपका मतलब पकड़ हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर में। निम्नलिखित में से कौन एक शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक है? देख रहे हैं आप? बस शास्त्रीय, शास्त्रीय, शास्त्रीय आ रहा है। बताइए कौन से हैं? तो बेगम अख्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता की नीति स्वीकार की है? पॉलिटी से सवाल पूछ लिया गया है, तो यूएस हो जाएगा। हमारे यहाँ तो एकहरी नागरिकता चलती है। देखिए, त्यागराज को भगवान राम की स्तुति में तेलुगु और संस्कृत भाषा में अपनी रचनाओं के योगदान के लिए जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार में शामिल है ये। कर्नाटिक संगीतकारों में ये शामिल है। तो यहाँ पे देखिए, पुरंदर दास, है ना? इसका इनको कर्नाटिक संगीत का क्या कहते हैं? पितामह कहते हैं। अच्छा, जनक माने जानते हैं? जनक या फिर पितामह कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उन्होंने पुरंदर विठल नाम से कई कीर्तन लिखे हैं। त्यागराज हो जाएंगे 19वीं सदी के एक संगीतकार जिन्होंने भगवान राम की प्रशंसा में कई भक्ति गीत लिखे थे। उनकी 5 सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं जिनको कि पंचरत्न कृति के नाम से जाना जाता है। तो पंचकृति रत्न किसकी रचनाएं हैं? त्यागराज की है। ये भी इंपॉर्टेंट है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी एक प्रशंसित कर्नाटक गायक जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में कब की थी? 66 में। और इनको मैक्स से अवार्ड कब मिला था? 74 में, है ना? प्रदर्शन किया था। वह भारत की सर्वोच्च नागरिक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम प्राप्तकर्ता थी, है ना? भारत कोकिला भी कहा जाता है इनको, किस कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में, ठीक है? अच्छा, कल्याणी वरदराजन एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका और संगीतकार है। गुडरोल नारायण स्वामी बाला सुब्रमण्यम भी है। अच्छा, ये सारंग देव को भी याद रखना है आपको। टीएम कृष्णा हो जाएंगे और ओएस अरुण। चलिए, बेगम अख्तर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक गजल, दादरा और ठुमरी शैलियों से जुड़ी हुई थी। उन्हें मल्लिकाए गजल कहा जाता था। तो याद रखिएगा, मल्लिकाए गजल किसको कहते थे? मल्लिकाए गजल मतलब गजलों की रानी किसको कहा जाता था? तो बेगम अख्तर को। बेगम अख्तर के बारे में कुछ और फैक्ट आप देख लीजिए। उनका जो असली नाम था वो अख्तर बाई फैजाबादी था। भारत सरकार ने उनको पद्मश्री, उसके बाद मरने के बाद उनको मरणोपरांत पद्म भूषण मिला था। ये जो है पद्म अवार्ड दूसरे सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है भारत का। सबसे पहले होता है आपका भारत रत्न, उसके बाद पद्म अवार्ड आता है, ठीक है? भारत रत्न के बाद पद्म अवार्ड। पद्मा पे भी 3 होता है, एक पद्मश्री होता है, पद्म विभूषण होता है, और क्या होता है? पद्म पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इसमें क्या कीजिएगा, बस नाम के लंबाई के हिसाब से आपको सजा लेना है। जैसे देखिए, सबसे पहले तो हो गया भारत रत्न हो गया, है ना? नंबर 1। उसके बाद पद्मा अवार्ड में आप देखेंगे कि पद्मा को मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देती हूँ एक बार, पद्मा, है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? विभूषण, विभूषण, पद्म भूषण, और पद्म, ये क्या हो जाएगा? पद्मश्री हो जाएगा, पद्मश्री। नाम की लंबाई के हिसाब से अरेंज कर लीजिए, यही इसका क्रम है। पद्मश्री, तो नंबर 1 ये हो गया, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे देखिए विभूषण। पद्म पद्म तो सब में कॉमन है, ये लंबा लंबा हो गया, तो ये दूसरे नंबर पे, इससे थोड़ा छोटा भूषण हो गया और इससे थोड़ा छोटा श्री हो गया। बस श्री है यहाँ पे। बस इसी क्रम में 4 आप बड़े पुरस्कार को भारत का याद कर लिए। चलिए, अब यहाँ से हम देखते हैं 9 सवाल है सिर्फ जेई का, तो देख लेते हैं इसको भी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस शहर में है? बताइए। ये दिल्ली में है। किसने? कुव्वत, कैसे कुव्वत, कैसे? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। बढ़िया से डिटेल देखते हैं हम इसका। देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद नई दिल्ली में है ना? दिल्ली सल्तनत का शासक था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने इसको शुरू किया था। तो दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से 1526 तक चला था, ठीक है? अच्छा, इसके बाद ही तो आपका कौन सा शासन आया था बताइए? मतलब कौन सा वंश का, या फिर कौन सा किसका काल शुरू हुआ था? गुलाम वंश। सबसे पहला इसका संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक गुलाम वंश था। गुल खिलातु सैयद लोधी, गुलाम वंश, गुल खिला, खिलजी, सैयद लोधी, है ना? गुल खिला टू सैयद लोधी, लास्ट में सैयद आएगा फिर लोधी आएगा, तो गुल खिला टू तुगलक होगा। सबसे बड़ा काल किसका रहा है? तुगलक का रहा है। और उससे पहले कौन आता है? उसका सबसे छोटा होता है, ठीक है? खिलजी का सबसे कम हो जाएगा और तुगलक जो हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा। अच्छा, गुलाम वंश की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो मोहम्मद गोरी का सबसे महत्वपूर्ण गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी
के 4 गुलामों में सबसे महत्वपूर्ण था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक ये शासन किया था। पूछा जाता है कि गुलाम वंश का कौन सा शासक घोड़े से गिर के चौगान खेलते हुए मारा गया था, तो यही था। बस 4 साल लगभग इसने शासन किया था, तो गुलाम वंश की नींव रखी थी इसने। लेकिन वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का पता है? इसके बाद आता है इल्तुतमिश। इसके बेटा, इसके बीच में मतलब इसके बाद जो है इसका बेटा आएगा आराम शाह, लेकिन वो ज्यादा टाइम रह नहीं पाता है। तो इसके बाद जो प्रमुख शासक पढ़ते हैं आप कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, तो इल्तुतमिश आता है, और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। दिल्ली को राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता और उसके दान करने का जो स्वभाव था ना, इस वजह से उसको लाख बख्श कहते हैं, और लाख बख्श से कई बार सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आपको डाउट होगा कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश में, कभी जब हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे ना, तो उसमें भी मैं आपको हिंट बताऊंगी जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, इल्तुतमिश को एक मजबूत साम्राज्य स्थापित करना था, और इसीलिए वास्तविक संस्थापक कहते हैं उसको। तो वैसे आदमी दान उन नहीं करेगा। जिसको धनी बनना है वो दान क्या करेगा? दूसरे का लपेट, दूसरे का चुरा लेगा, है ना? तो बस ऐसे याद रखिएगा कि इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक है ना, तो वो लाख दान करने वाला नहीं है। तो लाख बख्श किसको कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, जिसे बाद में मुख्यतः इल्तुतमिश ने पूरा किया था। आप देखेंगे कि कुतुब मीनार से 4 शासकों का नाम जुड़ता है। एक तो हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, जो फिरोज शाह तुगलक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फिरोज शाह तुगलक, है ना? फिरोज शाह तुगलक क्या होता है कि इसका जो थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर, 4 फ्लोर था, तो चौथे फ्लोर पे बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो उसको मरम्मत करवाने में क्या करता है कि 3 और 4, सॉरी 4 और 5, 2 छोटे-छोटे फ्लोर बना देता है। तो एफएसटी फिरोज शाह तुगलक ने इसके चौथे और 5वीं मंजिल का निर्माण कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे कि सिकंदर लोधी, उसके टाइम में भूकंप के कारण थोड़ी बहुत इसमें क्षतिग्रस्त, मतलब थोड़ा बहुत क्षति हुआ था, तो क्षतिग्रस्त हुआ था, तो उसको मरम्मत करवाया था सिकंदर लोधी। एक वो भी नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर करवाया था। बख्तियार काकी के नाम पर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे इनके नाम से मिल रहा है कुतुब उल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, चलिए। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। ये भी 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है पूछा जाता है, तो ये मस्जिद। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की मृत्यु जो है 1210 में लाहौर में चौगान, जिसको कि पोलो कहते हैं, खेलते हुए गिर गया था और मर गया था। आप बताइए कि पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? जो पोलो होता है ना, पोलो गेम, इसमें कितने प्लेयर होते हैं? एक होता है वाटर पोलो, एक होता है वाटर पोलो। तो मैं आपसे पोलो पूछ रही हूँ, वाटर पोलो नहीं, आपको पोलो बताना है। क्या करना है आपको? गिन लीजिए, 1 2 3 4। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, बस खत्म। ठीक है, 4 होते हैं। कभी हम स्टैटिक जी की बात करेंगे तो उसमें देख लेंगे। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र आराम शाह शासक के रूप में गद्दी पर बैठा था, लेकिन इसको तुरंत हटा के इल्तुतमिश बैठ जाता है। चलिए, नेक्स्ट हमारा है तमिलनाडु से कुछ सवाल है। तमिलनाडु में प्रसिद्ध मंदिर परिसर का क्या नाम है, जो अपनी द्रविड़ वास्तुकला और 1000 स्तंभों वाले हॉल के लिए विख्यात है? ये मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। मीनाक्षी मंदिर के बारे में आप देख लीजिए, मीनाक्षी मंदिर, या फिर इसको मीनाक्षी सुंदरेश्वर कहते हैं। आगे आपको सवाल मिलेगा, है ना? सुंदरेश्वर, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर, या फिर मीनाक्षी अम्मा, इससे सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, मीनाक्षी अम्मा मंदिर या फिर केवल मीनाक्षी मंदिर इसको कहते हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरै नगर में है ये। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, पांड्य शासक थे कुलशेखर पांड्यन, इन्होंने कराया था। अच्छा, ये मंदिर तमिलनाडु के मदुरै शहर में वैगई नदी के किनारे है। तो किस नदी के किनारे है? वैगई नदी के किनारे। किसने बनवाया था? पांड्य शासक, पांड्य वंश का राजा था कुलशेखर ने बनवाया था। ठीक है, अच्छा, कहाँ पे है? मदुरै में है, तमिलनाडु के मदुरै में। ठीक है, दक्षिण के किनारे में है। अच्छा, ये मंदिर भगवान शिव और उनकी पत्नी मीनाक्षी को समर्पित है। याद रखना है किस भगवान के लिए। मंदिर में ये भी पूछा जाता है कि किसने बनवाया था, कौन से भगवान को समर्पित है ना? उसकी वास्तु कला शैली बतानी है। वास्तु शैली, वास्तुकला शैली। अच्छा, आपको कल बताई थी कि जो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली होता है, मूर्ति बनाने की 3 कला है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे। भारत में मंदिर
सॉरी मूर्ति नहीं, मंदिर बनाने की। तो भारत में मंदिर वास्तुकला की 2 प्रमुख शैलियाँ हैं और इन दोनों के मिक्सर से मतलब दोनों की विशेषताओं को समेटे हुए एक तीसरी बन गई है। उसको वेसर शैली कहते हैं। देखिए, उत्तर में मंदिर निर्माण की नागर शैली है और दक्षिण में द्रविड़ शैली है। तो आपको 10 से दक्षिण 10 से द्रविड़ याद करवाई थी, ठीक है? और एक नागर हो गया उत्तर में। तो दक्षिण उत्तर भारत में बँटता है ना भारत हमारा, तो दक्षिण भारत 10 से दक्षिण 10 से द्रविड़ हो गया। तो दक्षिण भारत की ज्यादातर मतलब सारी मंदिरें जो है आपको द्रविड़ियन शैली में मिलेगा। नागर शैली उत्तर भारत के मंदिर में मिलेगा, ठीक है? तीसरी शैली जो है ना दोनों की विशेषताओं को लिए हुए है। जैसे होता है ना कि ट्रांजिशन एरिया होता है। जैसे क्या हुआ उत्तर भारत हो गया, मोटा-मोटी मैं बना रही हूँ, भई इसका मज़ाक ना उड़ाएँ आप, मान लीजिए। तो ये उत्तर भारत हो गया, ऐसे कर लीजिए। ये उत्तर भारत, ये दक्षिण भारत, है ना? ये जो बीच वाले एरिया होते हैं, इनको दोनों को फ़ायदा मिल जाता है ना? तो इसी तरीके से ये उत्तर भारत का भी कुछ विशेषता लेके बैठा हुआ है, यानी कि नागर शैली की भी कुछ विशेषता आपको इस वाले रीजन में देखने को मिलेगा। और दक्षिण भारत की जो मंदिर की विशेषता है ना, वो भी आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो लगभग इस वाले एरिया में आपको वेसर शैली मिलेगी, है ना? वेसर शैली, वेसर। आगे आपको दिख जाएगा वेसर शैली के मंदिर दिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? नागर और द्रविड़ शैली की वास्तु कला का मिश्रण माना जाता है। नागर शैली में बात करें तो ये उत्तर भारत में प्रचलित है और ये हिमालय और विंध्यान पहाड़ के बीच में, पहाड़ों के बीच वाला जो इलाका है ना वहां पर देखने को मिलता है। अच्छा, द्रविड़ हो गया, दक्षिण भारत में प्रचलित है। वेसर हो गया आपका, ये बता चुकी मैं, काकतीय वास्तुकला और वेसर शैली का एक उदाहरण है यह। चलो, मंदिर के कुछ प्रमुख घटक मतलब मंदिर जो होता है ना उसका हिस्सा जो होता है उसको क्या क्या कहते हैं? तो गर्भगृह होता है, एक मंडप होता है, शिखर होता है या विमान कहते हैं। कल ही हमने विमानम और एक शब्द देखा था गोपुरम। गोपुरम जो दक्षिण भारत के मंदिर के जो बड़े दरवाजे होते हैं ना, विशाल विशाल दरवाजा होता है। हमारे साइड देखेंगे कि छोटे छोटे दरवाजा होते हैं, लेकिन वहां पे विशाल दरवाजा होता है, उसी को गोपुरम कहते हैं। तो अमल का होता है, कलश होता है, अंतराला। अभी पूछ लेगा आपसे कि इनमें से कौन मंदिर की प्रमुख घटक नहीं है, ठीक है? चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, बस 8 या 9 सवाल है इसमें। चलिए, नृत्य महोत्सव के अलावा मालपुरम का मुख्य आकर्षण क्या है? तो यहाँ का मंदिर का जो स्थापत्य सौंदर्य है ना, ये यहाँ की विशेषता है, ठीक है? ये दोनों देख लेते हैं, तब हम एक साथ इसका विश्लेषण देख लेंगे। वास्तुकला में विहार का प्राथमिक कार्य था, क्या था? तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवासीय स्थान था। बौद्ध विहार क्या था? वहां पे जो बौद्ध भिक्षु होते थे ना वो निवास किया करते थे। क्या देखें, मामल्लपुरम तमिलनाडु में चेंगटपट्टू जिले में है। मामल्लपुरम को महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है और इसके बारे में कुछ इसकी विशेषताएं हैं। जैसे पल्लव वंश के शासक शासन काल में एक संपन्न ये बंदरगाह हुआ करता था। जो मामल्लपुरम है, पल्लव वंश के दौरान ये बंदरगाह हुआ करता था, है ना? 7वीं और 8वीं शताब्दी के कई हिंदू मंदिर और स्मारक है यहाँ पे, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ शैव और वैष्णव दोनों धर्म के मंदिर देखने को मिलेंगे आपको। और रॉक कट जो होता है, चट्टान कट मंदिर यहाँ पे दिखेगा, अखंड मूर्तियां दिखेंगी। हर साल भारतीय नृत्य आयोजन में होता है, मतलब भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है। अच्छा, सासाराम यहाँ पे आ गए हम, इसका कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है? बौद्ध भिक्षुओं के बारे में हमने वहां पे मठ वगैरह तो पढ़ लिया है पहले। चलिए, मीनाक्षी अम्मन या फिर अम्मान, ठीक है? मीनाक्षी अम्मान मंदिर किस स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है? रोमन, द्रविडियन, इंडो या फिर गॉथिक? अगर आपको पता है कि मीनाक्षी कहाँ पे है, दक्षिण भारत में पड़ता है ना? तो दक्षिण भारत में पड़ता है यानी कि द्रविडियन शैली में होगा। तो द्रविडियन शैली कितना इजी हो गया आपके लिए। भारत के प्रसिद्ध काली मंदिरों में से एक काली घाट निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? तो ये बंगाल में है। बंगाल वाले यानी कि हम कहते हैं ना कि जो बंगाली लोग होते हैं काली भक्त होते हैं, तो इस तरीके से भी आप लिंक करके एक बार इसको याद कर सकते हैं। शेर शाह का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। महाराष्ट्र में स्थित कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अद्भुत चित्रकलाओं और मूर्ति कलाओं वाला गुफा परिसर है? महाराष्ट्र में बताइए। अजंता, क्या अजंता, है ना? एलोरा अजंता दोनों है यहाँ पे। एलोरा और अजंता यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। जो ये अजंता है ये महाराष्ट्र में तो है और यहाँ पे आपको 29 गुफा देखने को मिलेगा इसके अंदर, है ना? और जो
एलोरा है उसमें 34 मिलेगा जो तीनों धर्म से संबंधित है। कुछ उसमें 1 से 12 वाली गुफाएं हैं, हम बात करेंगे। उसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म की गुफाएं मिलेंगी, बटी हुई हैं। अजंता की गुफा कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। 29 गुफा है यहाँ पे। आकार इसका कैसा है? घोड़े की नाल जैसा है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। बस यहाँ पे याद रखिएगा, अजंता बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। अजंता, अजंता कैसे याद करेंगे? दोनों ही महाराष्ट्र की है ना? अजंता की गुफा कहाँ पे? औरंगाबाद। अ से अजंता, अ से औरंगाबाद। ये एक बिहार में भी औरंगाबाद जिला है, तो वो नहीं है। औरंगाबाद यहाँ के आपका महाराष्ट्र में है ये। एलोरा की बात करें तो ये गुफा भी महाराष्ट्र में है। इसमें टोटल 34 गुफाएं हैं। एक से लेके 12 तक की जो गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 13 से 29 तक की गुफा हिंदू धर्म से संबंधित है। 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। तो 1 से लेके 34 तक गुफा है और सब बटी हुई है। 1 से 12, 13 से 29 और 30 से 34। 16 नंबर का जो गुफा है इसमें कैलाश मंदिर है। कृष्ण प्रथम ने इसको बनवाया था, राष्ट्रकूट शासक था। कौ से कृष्ण, कौ से कैलाश और कौ से और कुछ नहीं। कैलाश, कृष्ण, राष्ट्रकूट, कूट, ठीक है। क हो गया, ट्रिपल का। चलिए बस ये लास्ट एक्सप्लेनेशन था। आई थिंक अब वहां पे एक सवाल बचा होगा मेरे हिसाब से। हाँ, 9 नंबर। बताइए, सांची का महान स्तूप किस धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है? तो सांची का बताइए किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन कंप्लीट किया। हम कल देख लेंगे इकोनॉमिक्स का, मतलब नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमिक्स या फिर किसी और सब्जेक्ट को ले लेंगे। तो सारा ही हम कवर करने वाले हैं। ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है, एफर्ट लगाई है मैंने, तो वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है ना। और कमेंट तो आपको करना ही करना है, बताने के लिए कि कैसी है क्लास, हेल्पफुल है या नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, मिलते हैं कल। थैंक यू।